बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए आज का लेक्चर है एग्रीकल्चर, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो हर साल 3 से 4 क्वेश्चन या तो स्कीम से आएगा, या तो जनरल क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी होगा, इन्वायरमेंट होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ये सारा कुछ मिक्स करके होगा, या सिंपल जो टर्म होता है एग्रीकल्चर का उस सब के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले अप्रोच समझिए कि क्या क्या कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें लेक्चर को पढ़ने के बाद हम कंप्लीट जितना भी पीवाईक्यू आ चुका है वो सब हम कवर करेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर कवर किया जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी में जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है क्रॉपिंग पैटर्न। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो सब। उसके बाद अगर इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हो गया सॉइल का फैक्टर, कंपोनेंट्स, सॉइल का टाइप जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, ये सब क्या है, इस सब में ये सब कवर हो जाएगा। इसके बाद जो जो सॉइल में इशूज है, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे सॉइल में इशूज है, क्योंकि हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम अवेलेबल है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो इन सब के बारे में इसमें बात होगा। इकोनॉमिक्स में भी जो जितने सारे स्कीम्स है जो जीएस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर में आएगा, उस सारे स्कीम को इसमें कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर देखिए, बेसिक कंसेप्ट समझिए एग्रीकल्चर का, कि कोई भी चीज अगर एग्रीकल्चर करे तो वो सबसे पहले फार्मिंग के अंतर्गत आएगा, और फार्मिंग के अंदर ही क्रॉपिंग है। फार्मिंग से बाहर नहीं, फार्मिंग के अंदर, यानी कि जैसे फार्मिंग ले लीजिए कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, फिर मिलेट्स हो गया, ये सारा कुछ क्या आएगा, फार्मिंग के अंतर्गत एग्रीकल्चर में आएगा। अगर हम क्रॉपिंग केवल एक क्रॉप की बात करें तो केवल हम राइस बोलेंगे या फिर हम व्हीट बोलेंगे। जब फार्मिंग की बात होगा तो कंप्लीट इसमें आ जाएगा। अब देखिए फार्मिंग मेथड को समझिए। सबसे पहले इसमें है टिलेज, सोइंग, इनपुट्स और हार्वेस्ट, यानी कि बुआई कटाई। इस सबको एक एक करके समझिए कि ये सब क्या क्या है। सबसे पहले सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सप्लाई चेन क्या है ये समझिए। तो हमको तो ये पता है कि जब भी हम कोई भी चीज एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो हम सबसे पहले हमको इनपुट लगाना पड़ता है, यानी कि हमको सबसे पहले खर्चा करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट किसमें किसमें करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमको लैंड चाहिए। उसके बाद जो उगाना है जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो उसका सीड्स हमको चाहिए। उसके बाद उसके लिए इरिगेशन चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, और ह्यूमन लेबर। ये देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ह्यूमन लेबर बहुत ही जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। अब अगर हम इतना इन्वेस्ट कर देते हैं इनपुट में, तो हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे कि राइस का उगाया तो राइस हमको मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जब हम इनपुट लगाया तो यहाँ जो खर्चा होगा हमको 10 रुपया पर केजी होगा। लेकिन जब हम एपीएमसी मंडी तक पहुंच जाएंगे तो इसी चीज का कॉस्ट हो जाएगा 15 रुपीज पर केजी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये अभी समझिए। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी लेवल पे जाएंगे तो हमको ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि ये खेत है, खेत से आउटपुट कहाँ जाएगा, घर में, उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमको जोड़ना पड़ेगा। फिर अगर हम कहीं स्टोर किए तो उसका भी खर्चा ट्रांसपोर्ट में जोड़ना पड़ेगा, उसका लेवल कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा। फिर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोक्योरमेंट होता है, जैसे यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, ये जितना भी एग्रीकल्चर है, फार्मिंग होता है, उन सबको खरीदता है और अपने गोदाम में रखता है कि इमरजेंसी केस में उसको हम यूज कर सके। ताकि कभी मान लीजिए कि कभी इमरजेंसी हो गया, कोई भी चीज बहुत ही महंगा हो गया, तो ये क्या करेगा, इस स्टोरेज रूम को खोल देगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसको मंडी मार्केट में, जनरल मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल करेगा, ताकि जो प्राइस है वो कंट्रोल हो सके। ये बेसिकली जो वर्क होता है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, सरकार द्वारा। अब देखिए सरकार एक प्रोजेक्ट चला रहा है, बेसिकली वो पॉलिसी है। पॉलिसी का नाम क्या है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। देखिए ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है ये समझिए। देखिए जितने जो ये जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इन सबको कंट्रोल करने की पॉलिसी बनाया जा रहा है, ताकि ये जो खर्चा है इसको कंट्रोल किया जाए सरकार द्वारा, और कम से कम खर्चा में ये एपीएमसी मंडी तक पहुंचाया जाए। अब देखिए
उसके बाद आउटपुट में हार्वेस्ट यानी कि कटाई बुआई के बाद हमको कुछ आउटपुट मिला। उसके बाद ट्रांसपोर्ट खर्चा, कहीं स्टोरेज हुआ, प्रोक्योरमेंट हुआ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, फिर फाइनली कि ये क्या होगा, मार्केट में जाके सेलिंग होगा एपीएमसी मंडी में, जो आम लोग यानी कि जो जनरल लोग हैं वो वहां जाके खरीद सके मार्केट में। उसको बोला जाता है एपीएमसी मंडी। अब देखिए फार्मिंग का टाइप्स देखिए क्या है। एक है इंटेंसिव फार्मिंग, एक है एक्सटेंसिव फार्मिंग, एक है मिक्स्ड फार्मिंग और एक है ड्राईलैंड फार्मिंग। इन सबको एक एक करके समझिए। सबसे पहले अगर इंटेंसिव फार्मिंग की बात कीजिएगा तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, जैसे कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है और लैंड कम है। लैंड क्या है, कम है। तो हमको इनपुट जो है वो ज्यादा डालना पड़ेगा, कम लैंड में ज्यादा से ज्यादा हमको इनपुट डालना पड़ेगा, ताकि जो आउटपुट है वो भी अच्छा है, आउटपुट भी अच्छा है। उसके बाद है एक्सटेंसिव फार्मिंग, यानी कि एक्सटेंसिव फार्मिंग में ऐसा जगह किया जाता है जहाँ पे लेस पॉपुलेशन हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास लैंड बहुत है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन ही बहुत कम है। तो वहाँ पे ज्यादा इनपुट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लैंड बहुत ज्यादा है। जैसे कि रेंचिंग हो गया या शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, इस तरह का फार्मिंग को बोला जाता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। अब इंडिया में कौन सा फार्मिंग होता है, ये तो कहीं बात ही नहीं हुआ। तो इंडिया में ये दोनों को फॉलो किया जाता है, ये मिक्स्ड है। ये है बेसिकली इंडिया, दोनों को फॉलो किया जाता है। बेसिकली इंडिया में मिक्स्ड फार्मिंग का चलिए बोला, क्योंकि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, एग्रीकल्चर के बाद पोल्ट्री भी होता है, डेयरी भी होता है, बी कीपिंग भी होता है। जैसे मान लीजिए कि देख, ये हमारे पास लैंड है, इतना लैंड में क्या हुआ, एग्रीकल्चर कर लिया, इतना में जानवर को यानी कि गाय भैंस बकरी इस सबको पाल लिया, फिर यहाँ पे मुर्गा मछली जो है उस सबको पाल लिया। तो हमारे पास मिक्स फार्मिंग इस तरह का होता है ज्यादातर। इसका जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा है। अब देखिए ड्राईलैंड फार्मिंग कब होगा, ड्राईलैंड फार्मिंग ऐसा जगह पे होगा जहाँ पे सूखा पड़ता हो, जैसे कि हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न वाला रीजन है ये वाला, इस एरिया में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, तो इस एरिया में ड्राईलैंड फार्मिंग किया जाता है, यानी कि लेस रेनफॉल एरिया। वहाँ पे होता है मिलेट्स होता है, जैसे कि चाय पत्ती का खेती होता है, तो वो ऐसा ही मिलेट्स दाल वगैरह ऐसा इसमें किया जाता है। अब देखिए फार्मिंग मेथड को समझिए, फार्मिंग मेथड क्या है। सबसे पहले टिलेज क्या है, टिलेज यानी कि खुदाई, जिसको आम भाषा में जुताई बोलते हैं, कि खेत को जोतना उसी को बोलते हैं टिलेज। आप खोदाई लिख लीजिए, खोदाई। अब देखिए इसको क्या कहता है, डिस्टर्बिंग ऑफ सॉइल, यानी कि ये हमारा सॉइल है, इसको क्या किया जाता है, इसको जमीन से उखाड़ा जाता है, ताकि इसमें जो बीज है वो रख सके और ये बीज क्या हो, ग्रो हो। तो बेसिकली सॉइल जो है इसको डिस्टर्ब किया जाता है, तो डिस्टर्बिंग ऑफ सॉइल यानी कि टिलेज। अब देखिए इसका दो कंसेप्ट आता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव में देखिए वीड्स का रिमूवल है, यानी कि कोई घास फूस हो गया, कोई हरा पौधा हो गया, तो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, लेकिन न्यूट्रिएंट तो हमारे सॉइल में बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, जितना हमको खेती के लिए जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, उस सब के लिए जरूरत है। तो उसको रिमूवल करने के लिए, पेस्ट रिमूवल यानी कि कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए, इन सब के लिए ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेकिन जब हम इसका उसके बाद जब देखते हैं कि इसका निगेटिव आउटकम, तो ये ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा रिलीज करता है। ग्रीन हाउस गैस क्यों रिलीज करता है, जब डीप रिलीज कर दिया जाता है इसी को, यानी कि अंदर तक, तो जितने भी ये इसमें जो डेड एनिमल है, डेड पदार्थ है, इन सबको उखाड़ दिया जाता है। और आउटकम क्या आता है इससे, इससे निकल के आता है, कम्स आउट CO2, CO2 का इमिशन होने लगता है। अब देखिए इसका ड्रॉबैक देखिए, एक तो हो गया कि ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है, ये ड्रॉबैक हो गया। इसका जो इसको जो टिलेज जो है, इसको करने से सॉइल का फर्टिलिटी भी कम होता है, सॉइल का फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ह्यूमस भी बहुत कम कर देता है ये टिलेज से। अब देखिए एडवांटेज तो समझ गए, वेट्स का रिमूवल हो गया, पेट्स का रिमूवल हो गया, तो ये एडवांटेज हो गया, ये डिसएडवांटेज हो गया। अब देखिए इफ डीप टिलेज, अभी हम बात की कि अगर हम टिलेज जो है इसको अगर हम डीप तक कर दिए, तो इससे क्या होगा, CO2 का इमिशन होगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैस आने लगा, कम्स आउट CO2 एंड ग्रीन हाउस गैस। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि डीप टिलेज ना किया जाए तो किया क्या जाए, जिससे हमारा आउटकम भी अच्छा हो और हमारे इन्वायरमेंट को भी डैमेज ना हो। तो इसका इसके लिए जीरो टिलेज, जीरो टिलेज को बोला जाता है कंजर्वेशन टिलेज, ये याद रखिएगा, ये है सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल यूजेज। अब देखिए कंजर्वेशन टिलेज क्या है, बेसिकली ये जो सॉइल है, इसको कुछ भी टिलेज नहीं किया, जुताई यानी कि खुदाई नहीं किया गया,
ऐसे ही छोड़ दिया गया और इसी में क्या किया गया, बीज डाल दिया गया और ऊपर से मल्चिंग वाला केस आता है। आगे देखेंगे कि ये मल्चिंग आता है, यानी कि यहाँ पे जो पत्ता होता है, घास फूस, सड़ा हुआ चीज सब इसके ऊपर डाल दिया जाता है और इसमें पानी डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये बीज जो है कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है बिना टिलेज के। ये मल्चिंग होता है, बेसिकली मल्चिंग द्वारा किया जाता है। अब देखिए, ये जब मल्चिंग द्वारा किया जाता है तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा, क्योंकि ये जो जब पत्ता, कोई भी चीज पत्ता जो है वो सड़ जाएगा, कोई भी अगर पुआल पुआल बोल दीजिए, वो सड़ जाएगा तो ये उसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होगा, फर्ट उस तब अगर ह्यूमस बहुत ज्यादा होगा तो वो फर्टाइल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब उसका डिसएडवांटेज देखिए, ये है डिसएडवांटेज, इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट हो जाएगा, सीड्स को जो है उसको पहले बहुत ज्यादा क्वालिटी हाइब्रिड सीड में बनाना होगा, उसके बाद ही यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सीड जो है उसको यूज नहीं कर सकते, तो इसका कॉस्ट बेसिकली हाई हो जाएगा इस टाइम। लेकिन ये है सस्टेनेबल यूज, ये आप याद रखिएगा कि कंजर्वेशन टिलेज क्या है, जीरो टिलेज सस्टेनेबल यूज, यानी कि इसमें कोई भी हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं हो रहा और हमारे सॉइल को ह्यूमस और फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए मल्चिंग, हम वही क्या बात की, मल्चिंग कवरिंग द टॉप लेवल ऑफ सॉइल विद द ह्यूमस विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल स्ट्रेटा। अब इसको समझिए, यानी कि ये हमारा सॉइल है, अब इसमें हमको क्या करना है, खेती करना है, इसमें हम बीज डाल दिए, बीज इसमें डाल दिए। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक लेयर बनाएंगे, लेयर बना के क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे, इसमें हम डाल देंगे लीव्स, डाल देंगे सड़ा हुआ लीव्स, जो जहां से हम ला सके, पत्ता हो गया, फिर पुआल होता है, पुआल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा क्या, और जो भी सड़ा गला चीज हो गया, पेड़ पौधा टूट गया तो उसको सड़ने करने के बाद उसमें क्या किया, डाल दिया, उसके ऊपर पानी डाल दिया गया। उसको पानी डालने के बाद क्या होगा, ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, ये ग्रो होना, फिर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये ग्रो होना स्टार्ट होगा तो बेसिकली इसमें ह्यूमस अवेलेबल होगा, ह्यूमस बहुत ज्यादा अच्छा होने लगेगा, और जब ह्यूमस ज्यादा होगा तो बेसिक सी बात है कि फर्टिलिटी होना होना ही है। अब देखिए, सोइंग, इनपुट्स, हार्वेस्ट, इन सबको एक एक करके समझिए। जब भी हम कुछ भी एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि फार्मिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम बुआई करते हैं, यानी कि सोइंग करते हैं। तो बुआई, इसको हिंदी में बोलते हैं बुआई, याद रखिए। उसके बाद बुआई करने के बाद हम इसमें इनपुट डालते हैं, इनपुट क्या हो गया, बेसिकली सोइंग क्या हो गया, सीड्स हो गया, सीड्स हो गया। अब इनपुट में हो गया कि वाटर, यानी कि इरिगेशन, इरिगेशन के बाद वो क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड का यूज होना करना पड़ेगा, फर्टाइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमको खाद, जो बोलते हैं खाद का यूज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर हमको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है हमारे इंडिया में, फर्टिलाइजर, ये हमारे बेसिकली इनपुट हो गया। और इनपुट में एक लिख लीजिए कि ह्यूमन लेबर, ह्यूमन, ये भी इंपोर्टेंट है। हार्वेस्ट, जब कटाई करते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है, यही है। तो देखिए, अब हार्वेस्ट में एक अभी नया नया सिस्टम आया है, वो मैकेनाइज हो गया, यानी कि मशीन से हार्वेस्ट किया जाता है। पहले हालांकि बहुत सारे रीजन में अभी भी इंडिया में मैनुअल ही हो रहा है, विदाउट एनी मशीन, फार्मर द्वारा खुद से किया जाता है। लेकिन हमारे हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ इंडिया में जितने भी रीजन है उसमें क्या किया जाता है, मैकेनाइज वाला सिस्टम आ चुका है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है, बहुत बड़ा इशू है कि हमारे इंडिया में फ्रेगमेंटेड लैंड मिलता है, फ्रेगमेंटेड लैंड यानी कि पीसेज है, छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ, तो छोटा छोटा टुकड़ा में है तो मशीन को ज्यादा कॉस्ट झेलना पड़ता है। अगर लार्ज एरिया मिल जाए तो उसी को जोतने के लिए, उसी को खुदाई करने के लिए, टिलेज करने के लिए कम खर्चा में हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा छोटा बटा है तो उसमें मशीन का खर्च ज्यादा हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हमारे पास बहुत ज्यादा इशू है फ्रेगमेंटेड लैंड का। अब देखिए, हमारा जो इनपुट है ये है, सबसे पहला है लैंड, लैंड को समझिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड, जो है हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है, इसको कंकरेंट लिस्ट में नहीं घुसा दीजिएगा, स्टेट का सब्जेक्ट है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि जब अमेंडमेंट हुआ था तो लैंड, बेसिकली फॉरेस्ट का पार्ट क्या किया था, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। लेकिन लैंड जो बेसिकली लैंड, केवल लैंड की जो बात होगा तो ये स्टेट सब्जेक्ट है। अब इशू क्या था लैंड में, कि फ्रेगमेंटेड लैंड हमारे पास इंडिया में छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ है, जिससे हमारा जो मशीन का कॉस्ट है वो हाई हो जाता है। अगर फ्रेगमेंटेड लैंड नहीं हो, बहुत बड़ा एरिया अगर कवर करे, एरिया ज्यादा हो, तो उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम होगा। सेकेंड नंबर पे है सीड्स, सीड्स जो है, अगर हमको
यील्ड ज़्यादा लाना है, यानी कि रिटर्न जो है, आउटपुट अगर ज़्यादा लाना है, तो ये मेथड दिया गया है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जीएम क्रॉप्स, हाइब्रिड सीड्स। इन सीड्स सबका यूज़ करके हम क्या करते हैं, यील्ड जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि आउटपुट जो है वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब एक-एक करके समझिए क्या-क्या है ये। सबसे पहले जीएम क्रॉप्स को समझिए, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। बेसिकली ये जो है इसके जीन में मॉडिफिकेशन किया जाता है सबसे पहले, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो मॉडिफिकेशन इन जीन्स, इसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन, क्योंकि इसके जीन में बेसिकली जो इसका जो ओरिजिनल ऑर्गन्स है, इसका जो ओरिजिनल ऑर्गन्स है, उसको डाइवर्ट करके जीन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो इससे बनाया जाता है जीएम क्रॉप। अब इस ये जो हमारे पॉलिटी का पार्ट है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद ही रखना चाहिए आपको। ये नहीं भूलिएगा, जीएम क्रॉप जो है वो किसके अंतर आएगा, जेनेटिक इंजीनियर। अब एक कमिटी है, देखिए जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी, ये समझिए क्या है। जब भी हमको कोई भी अप्रूवल लेना होगा, कोई भी प्रोसेस करना है, अगर मॉडिफिकेशन करना है कोई भी क्रॉप में, तो ये हमारे पास एक बॉडी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी। इस कमिटी के पास पहले जाना होगा और उससे अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद भी फाइनल अप्रूवल आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से लेना होगा। लेकिन ये कब अप्रूवल यहाँ पे कब जाइएगा, जब जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी जो है, ये अपना अप्रूवल दे दे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करेगा, उसके बाद ये आपको अप्रूवल दे सकता है। उसके बाद आप फिर जाइए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास। अगर ये अप्रूवल दे देता, तो आप कोई भी जीन, कोई भी क्रॉप्स के जीन को आप एडिट कर सकते हैं। अब इसका जीन एडिट करने का इशू क्या है, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट है कि ये म्यूटेट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो राइस है, उसको अभी क्या किया जाता है, कहीं कहीं बेसिकली ये जीन का पार्ट नहीं है, जीएम क्रॉप का पार्ट नहीं है, वो हाइब्रिड सीड का पार्ट है। जब आगे देखेंगे ये कौन चीज है, तो सबसे पहले अभी देखिए, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, इस राइट में क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए इसमें आयरन ऐड किया जाएगा। इसके जीन में ही आयरन ऐड किया जा सकता है, जैसे कि इस जीएम क्रॉप्स में ऐड किया जाएगा। तो ये म्यूटेट हो जाता है, बेसिकली इसका इन्वायरमेंट में हार्म इम्पैक्ट भी आ सकता है, जैसे कि पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो है इसका रेसिस्टेंट हो सकता है, उल्टा इम्पैक्ट हो सकता है। बायोसेफ्टी कंसर्न इसमें आ सकता है, कि यानी कि कोई जो जानवर है उसको अगर खा लिया, तो उसका डाई भी हो सकता है। तो ये बहुत सारा कंसर्न इसमें इशू आ सकता है। उसके बाद अदर रिलेटेड टर्म्स देखिए, बायोसेफ्टी कंसर्न में हम देखिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल, हम इन्वायरमेंट लेक्चर में पढ़े थे। बेसिकली यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका पार्ट है। जब कॉप 5 हुआ था, तभी कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में बात हुआ था। इसमें बात क्या हुआ था, बेसिकली एलएमओ, एलएमओ, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या किया जाता है, इसके जीन में परिवर्तित किया जाता है। तो जीन में परिवर्तन किया जाएगा, तो सबसे पहले अप्रूवल आपको लेना होगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बात मेंशन है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, यूएनसीबीडी जब कॉप 5 हुआ था तब, कि आप अगर कोई भी लिविंग में, नॉन लिविंग की नहीं बात हो रहा, लिविंग की बात हो रहा, लिविंग मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म में आप कोई भी जीन में आपको एडिट करना है, तो आपको ये जितना रूल है ये फॉलो करना होगा। अब इंडिया में क्या देखिए, अगर कोई भी जीन आपको एडिट करते हैं, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी मिलेगा, जैसे कि दवा से मिलता है वैसे इसमें भी मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, देखिए इन्वायरमेंट में हम पढ़े थे कॉप 10, इसका देखिए कॉप 10 हम पढ़े थे। कॉप 10 में क्या था, नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल में बेसिकली बात हुआ था इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। तो मान लीजिए कि अगर आईपीआई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगा देते हैं, तो इस जीन में कोई भी कुछ बदलाव नहीं कर सकता, तो यानी कि आप नागोया प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इसको आप बाइंड कर रहे हैं दूसरी जगह, इसका जानकारी आप नहीं फैलाना चाह रहे हैं, जब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप दे रहे हैं। तो ये नागोया प्रोटोकॉल का खिलाफ है, कॉप 10 के अंतर्गत आता है ये। इसमें बात क्या होता है, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। अब देखिए जीएम क्रॉप को समझिए, जीएम क्रॉप को कमर्शियल अप्रूवल मिला है या नहीं, ये समझिए। तो बीटी कॉटन जो है इसको मिल चुका है, जीएम मस्टर्ड है इसको नहीं मिला है, ये आप याद रखिए। केवल हमारे इंडिया में बीटी कॉटन को मिला है। बीटी कॉटन में बेसिकली एक पेस्ट है, कीड़ा था, बॉल वार्म करके उसको बेसिकुलस थूरिंजेनेसिस, ये बैक्टीरिया क्या किया था, उसमें इंसर्ट किया था। और ये केवल इंडिया में है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इसका कमर्शियल यूज कर सकते, केवल इंडिया में इसका कमर्शियल यूज कर सकते हैं।
तो बीटी कॉटन आप केवल एक याद रखिएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है जिसका कमर्शियल आप यूज कर सकते हैं। अब एक है हाइब्रिड सीड, इसको समझिए। हाइब्रिड सीड बेसिकली क्या होता है, ऐसा सीड्स होता है जो, अब देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हाइब्रिड सीड जो है ये जीन, इसके भी जीन में मॉडिफिकेशन किया जाता है जैसे कि जीएम क्रॉप्स में किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइब्रिड सीड में इंट्रा स्पीशीज यानी कि 2-3 स्पीशीज का वर्क देखेगा और उसको मिक्स करेगा, 2-3 स्पीशीज का वर्क मिक्स करेगा, उसका फिनोमिना मिक्स करेगा, उसके पैटर्न में क्या करेगा, कुछ ना कुछ बदलाव करके उसको यूज किया जाएगा, हाइब्रिड सीड बनाया जाएगा। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ये कंसेप्ट हो गया क्रॉस पॉलिनेशन का, इंट्रा स्पीशीज का। ये जीएम जी इसके जीन में एडिट नहीं किया जा सकता हाइब्रिड सीड में, ये आप याद रखिएगा, जीन इसके जीन में बदलाव नहीं किया जाएगा। अब दो टर्म है, फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन, इसको समझिए। हमारे इंडिया में माल न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए ये कंसेप्ट चलाया गया है, फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन, इसको समझिए। फूड फोर्टिफिकेशन में क्या किया जाएगा, एडिशनल ऐड किया जाएगा न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि राइस हो गया, तो राइस में क्या होगा, आयरन ऐड किया जाएगा ताकि हमारे बच्चे को आयरन की कमी ना हो, क्योंकि इंडिया में आयरन की बच्चों सब में आयरन की बहुत कमी पाया जाता है, जिससे डेड हो जाता है। तो इसमें आयरन, लेकिन ये कैसे किया जाएगा, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। अब सॉरी बायो फोर्टिफिकेशन में ये जब ऐड किया जाएगा, जैसे कि राइस में अगर आयरन ऐड किया है, आयरन ऐड करना जाएगा, तो ये इंटरनली इसके सीड्स में ही बदलाव कर देगा, इसको इंटरनली, यानी कि टेक्नोलॉजी द्वारा इसके इंटरनल में ही बदलाव, इसके सीड्स में ही बदलाव कर दिया जाएगा। लेकिन ये जब होगा फूड फोर्टिफिकेशन, तो बाहर से ऐड किया जाएगा, इसमें बेसिकली कोटिंग किया जाएगा आयरन को, और तब इसमें बदलाव किया जाएगा। लेकिन फोर्टिफिकेशन में इसमें सीड्स में ही बदलाव किया जाएगा। तो एक चीज लिख लीजिए कि ये जो है, ये है पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, जबकि ये क्या है, प्री प्रोडक्शन प्रोसेस। दोनों में क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है ताकि हमारा जो डाइट है वो बैलेंस हो सके, बैलेंस डाइट हो सके हमारे इंडिया में। और सेकेंड जो इसका जो एडवांटेज है कि हिडन हंगर को बचाया जाए। हिडन हंगर यानी कि उसको कम, पेट पूरा नहीं भरता है, तो इतना इसमें ऐड कर दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स कि हिडन हंगर का प्रॉब्लम ना हो, हिडन हंगर का प्रॉब्लम इसमें ना हो। हेलो गाइस, देखिए हम स्टार्ट किए थे एग्रीकल्चर, तो इससे पिछला वाले लेक्चर में जो जो हम पढ़ लिए उसको पहले रिवीजन कर लेंगे। और जो अप्रोच है वो कल बताया थी कि सबसे पहले हमको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इसमें इन्वायरमेंट भी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स का भी पार्ट पढ़ना है। साथ में ये जो पीवाई की जितने भी हो चुका है, इसी सीरीज में 3-4 लेक्चर होगा, इसी सीरीज में कवर हो जाएगा। तो देखिए ज्योग्राफी में है क्रॉपिंग पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद सॉइल जाइएगा जब इन्वायरमेंट में, तो सॉइल का फैक्टर पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स, उसके सॉइल का टाइप्स, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सबके बारे में पढ़ेंगे। उसकी सॉइल रिलेटेड इश्यूज क्या है, हमारे सॉइल में बेसिकली न्यूट्रिएंट की कमी है, उस सब के बारे में भी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में डिटेल है, स्कीम सब है जो कि किसान के लिए, या एग्रीकल्चर में जितने भी स्कीम्स है जो कि एग्रीकल्चर के लिए है, किसान किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, पीएसएल स्कीम हो गया, तो इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। देखिए ये जो लेक्चर है, ये जितने भी यूपीएससी अगर आप प्रीलिम्स 2025 का आप अटेम्प्ट करेंगे, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर। आइए सबसे पहले जो कल पढ़े थे वो थोड़ा रिवीजन करते हैं। रिवीजन, देखिए फार्मिंग मेथड में सबसे पहले टिलेज है, यानी कि खुदाई जुताई, सोइंग, इनपुट्स और हार्वेस्ट। उसके बाद हम देखे थे कि सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर में कि सबसे पहले हमको इनपुट चाहिए, इनपुट यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की हमको जरूरत पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट में हमको लैंड चाहिए, सीड्स चाहिए, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और ह्यूमन लेबर, इन सब की जरूरत हमको पड़ेगा। अब देखिए हमको आउटपुट यानी कि हार्वेस्ट जब कटाई हो जाएगा तो हमको कुछ आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट जब मिलेगा तो इसको क्या किया जाता है कि बहुत जगह से हमको ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहला तो हो गया कि खेत से घर जाएगा, खेत से घर गया तो पहला ट्रांसपोर्ट तो यहीं पे हो गया। उसके बाद स्टोर रूम में लेके जाना है, फिर प्रोक्योरमेंट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है उसके द्वारा। उसके बाद फिर स्टोरेज होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, नेशनल। इसके बाद जो मार्केटिंग और सेलिंग का जो है एपीएमसी मंडी ई नाम पोर्टल, यहाँ पे एक लिख लीजिए, ई नाम पोर्टल।
इनाम पोर्टल करके भी है, जो क्या करता है बेसिकली मार्केटिंग और सेलिंग का काम करता है। उसके बाद देखिए फार्मिंग का टाइप्स हम देखे थे कि इंटेंसिव फार्मिंग है, एक्सटेंसिव फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग है और ड्राई लैंड फार्मिंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, पोल्ट्री भी होता है, डेयरी भी होता है और बी कीपिंग, साथ में जो इसका रिटर्न है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमको कम ही स्पेस में बहुत चीज कर लेते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर कर लिए, यहाँ पे क्या कर लिए, पोल्ट्री कर लिए, यहाँ पे डेयरी वाला काम कर लिए, यहाँ पे बी कीपिंग वाला काम कर लिए। तो इससे क्या होता है, कम स्पेस में हमको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग देखे थे कि जहाँ पे हाईली पॉपुलेशन होता है। एक्सटेंसिव में देखे थे कि जहाँ पे लेस पॉपुलेशन होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसको बोला जाता है रेंचिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ड्राई लैंड हो गया कि हमारा जो वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्टर्न घाट वाला, उस एरिया में होता है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है। तो रेनफॉल की कमी के कारण वहाँ पे मिलेट्स, दाल वगैरह इस सब का फार्मिंग किया जाता है। अब देखिए फार्मिंग मेथड क्या है, ये हम पढ़ लिए थे कि टिलेज यानी कि खोदाई क्या करता है, बेसिक को सॉइल को डिस्टर्ब किया जाता है, यानी कि जो सॉइल है इसको उखाड़ा जाता है और ऊपर लेयर पे रख दिया जाता है, ताकि जो हमारा जो फार्मिंग है, कल्टीवेशन है वो अच्छे से हो सके। ये सब हम पढ़ लिए थे, तो पिछला लेक्चर में आप देख लीजिएगा। अगर डीप टिलेज के बारे में बात हुआ था, CO2 का इमिशन, ग्रीन हाउस गैस, इस सब के बारे में कल हो चुका था। जीरो टिलेज क्या है, मल्चिंग हम एक पढ़े थे कि क्या होता है मल्चिंग। बेसिकली ये हमारा लैंड है, लैंड का मॉइस्चर और ह्यूमस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें पत्ती, जो पत्ती डाल देते हैं, खर पतार जो होता है उसको डाल देते हैं। तो बेसिकली मल्चिंग होता है कि ह्यूमस बढ़ाने के लिए और फर्टिलाइजर ज्यादा करने के लिए मल्चिंग का यूज किया जाता है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल स्ट्रेटा। सॉइल को खोदा, टिलिंग नहीं किया जाता है इसमें, मल्चिंग से ही प्रोसेस हो जाता है। अब हो गया सोइंग, हो गया इनपुट्स, हो गया हार्वेस्ट, हो गया, ये सब हम कल पढ़ लिए थे, तो आप देख लीजिएगा लेक्चर। इनपुट के बारे में बात हुआ था कि लैंड हो गया, सीड्स हो गया, क्या क्या हमको यील्ड बढ़ाने के लिए कौन कौन सा सीड की जरूरत पड़ता है, तो यहाँ तक ये सब हो चुका था। GM क्रॉप्स के बारे में बात कर लिए थे कि ये किसका पार्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का। उसके बाद बायोसेफ्टी कंसर्न था, जो कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, COP5 UNCVD LMO के अंतर्गत ये आता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। BT कॉटन हो गया, जो कि कमर्शियल अप्रूवल मिल चुका है हमारे इंडिया में, केवल हमारे इंडिया में, फॉरेन में नहीं। GM मस्टर्ड है, इसको कमर्शियल अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन ये भी क्या करता है, यील्ड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। इसका इश्यूज भी देखे थे हम। अब देखिए हाइब्रिड सीड क्या होता है। हाइब्रिड सीड बेसिकली वैसा सीड होता है जो कि इंट्रा स्पेसीज करके होता है। इंट्रा स्पेसीज यानी कि दो तीन स्पेसीज को मिक्स करके उसका जो एडवांटेज है, बेनिफिट्स है, उसका यूज करके हाइब्रिड सीड बनाया जाता है, ताकि जो हमारा यील्ड है, हमारा जो रिटर्न है, आउटपुट है, वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। उसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब एक चीज पढ़े थे, फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि जो न्यूट्रिएंट हमको ऐड करना है वो एक्सटर्नली ऐड करेंगे, जबकि बायो फोर्टिफिकेशन में क्या करता है, न्यूट्रिएंट हमको मिनरल्स अगर ऐड करना है, जैसे कि आयरन हमको ऐड करना है, राइस में आयरन ऐड करना है, तो इंटरनली टेक्नोलॉजी द्वारा उसके सीड्स में ही हम ऐड कर देंगे। बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, हिडन हंगर से बचने के लिए किया जाता है। आज हमारा टू डे लेक्चर, आज का लेक्चर देखिए। आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन, जो हम इनपुट ही पढ़, देखिए बेसिकली हम इनपुट में ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इरिगेशन हो गया। तो इरिगेशन है कि ये दो तरीके से होता है, एक तो है कि मानसून, फिर जो हमारा मानसून है रेनफॉल द्वारा वो हो गया, और एक है इरिगेशन यानी कि हमारा केनाल्स के द्वारा, टैंक के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा, इस सब के द्वारा हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो मानसून फीड जो है, ये हमारे इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा है। 54% जो इरिगेशन होता है ये मानसून फीड के द्वारा किया जाता है, और 46% जो है वो इरिगेशन किया जाता है मैनुअली। मैनुअली यानी कि केनाल्स के द्वारा, टैंक्स के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा। अब इसका टाइप्स जो है इरिगेशन का, वो है सोर्स बेसिस और डिलीवरी मेथड बेसिस। सोर्स बेसिस बेसिकली क्या है कि केनाल्स हो गया, टैंक हो गया, ट्यूबवेल, जो अभी हम पढ़े। अब देखिए सबसे ज्यादा जो इरिगेशन होता है मैनुअली, वो केनाल से होता है, उसके बाद टैंक्स से होता है, और उसके बाद ट्यूबवेल से होता है। केनाल से सबसे ज्यादा होता है, तो ये आप याद रखिए कि सबसे ज्यादा केनाल से होता है, उसके बाद टैंक और उसके बाद ट्यूबवेल से। अब ये जो हम इरिगेशन करते हैं मैनुअली, इसका इशू क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जो हमारे हमारे अर्थ के अंदर में जो वाटर है, उसका वेस्टेज है, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं बेसिकली ये तो साइकिल बन जाता है, वाटर साइकिल। तो
तो कहीं ना कहीं ये तो अंदर चला ही जाएगा, इवोपरेट होगा, फिर बारिश होगा और फिर ये अंदर चला जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए क्या होता है, वाटर का वेस्टेज होता है, क्योंकि जाएगा भी तो, जब कोई भी चीज ऊपर आ जाए तो ये प्रोसेस के लिए बहुत टाइम टेकिंग है। तो फिलहाल तो ये वाटर साइकिल में कवर हो जाएगा, लेकिन ये अगर शॉर्ट टाइम के लिए देखा जाए तो ये वेस्टेज है, वाटर का वेस्टेज है। वाटर लॉगिंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी का एकत्र किया जाता है उस टाइम, तो वाटर लॉगिंग है, इवोपरेशन हो जाता है बहुत। वाटर का इरोजन, ये मेजर प्रॉब्लम, वाटर इरोजन बहुत होता है, क्योंकि जब कैनाल के द्वारा जब इरिगेशन किया जाता है तो वाटर का वो अपने साथ ही बहाव के साथ, फ्लो के साथ ही वाटर जो सॉइल है उसको लेके चला जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, इसका सॉल्यूशन निकलता है माइक्रो इरिगेशन। ये जितने कैनाल्स, टैंक्स और ट्यूबवेल, ये है बेसिकली मैक्रो इरिगेशन, मैक्रो इरिगेशन। लेकिन हमको क्या फॉलो करना है, माइक्रो इरिगेशन। ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब देखिए डिलीवरी मेथड में दो है, एक है माइक्रो इरिगेशन और एक है माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब इसको देखिए, माइक्रो इरिगेशन में हो गया फर्रो, हो गया फर्रो को देखिए बेसिकली क्या किया जाता है, खेती जब किया जाता है तो इसको आरी टाइप में बना दिया जाता है और इसमें से वाटर को फ्लो किया जाता है दोनों तरफ, ऐसे बना दिया जाता है। फिर यहाँ पे बना देगा और इसमें वाटर फ्लो होगा दोनों तरफ से, ये कैनाल से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा और ये ऐसे बनाया जाए। फिर बूंद हो गया, बेसिन हो गया। बूंद से आप ये नहीं समझ लिए कि ये माइक्रो इरिगेशन होगा, ये जो है ये मैक्रो इरिगेशन ही है। बेसिन हो गया, बॉर्डर हो गया, तो ये सब का, ये सब है मैक्रो इरिगेशन। केवल आप नाम याद रखिए, ज्यादा नहीं याद रखना है कि ये जो पार्ट है ये है मैक्रो इरिगेशन का। अब मैक्रो इरिगेशन से क्या होता है कि एल्गो, इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि एल्गो ब्लूम हो सकता है, क्योंकि जब बहाव होता है पानी का तो हम फर्टिलाइजर का भी इसमें यूज करते हैं, तो ज्यादा फर्टिलाइजर यूरिया पोटास इस सब का यूज करते हैं। एक मिनट सॉरी, जब हम यूरिया पोटास का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये बहाव के साथ ये हमारे नदी में, ये हमारे रिवर तक पहुंच जाता है, तो रिवर में क्या होता है कि वहां पे एल्गी ब्लूम का प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे में। अब जब हम माइक्रो इरिगेशन में जाते हैं तो स्प्रिंकल हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, सब सरफेस इरिगेशन हो गया। यानी कि ये क्या किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन होता है कि जैसे यहाँ पे पाइप लगा देता है और पाइप से थोड़ा 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 जितना जरूरत है उतना पानी सीड्स में जाएगा। सरफेस, सब सरफेस इरिगेशन का मतलब जहां पे हमको, यहाँ पे सीड्स लगा है तो केवल यहीं पे हमको पानी दे, इसी पे पानी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मिट्टी में दे दिया जाए, केवल इस सीड्स के जड़ में दिया जाएगा। इसको बोला जाता है सब सरफेस इरिगेशन। अब इसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है कि वाटर इफिशियंट है, वाटर का बचत है, जितना इसको चाहिए उतना ही मिलेगा। फर्टिलाइजर भी इसमें कम यूज करना पड़ता है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर बेसिकली, माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, फर्टिलाइजर को बहा के लेके चला जाता है, फ्लो ऑफ फर्टिलाइजर हो जाता है। लेकिन माइक्रो इरिगेशन में बहुत ज्यादा कम पानी का यूज किया जाता है, तो फर्टिलाइजर कहीं फ्लो नहीं होगा, तो ऐड ही रहेगा, वेस्टेज कम होगा वाटर का, उसके साथ इवोपरेशन होगा वो भी कम होगा, सॉइल इरोजन का भी प्रॉब्लम इसमें कम होगा। तो बेसिकली हम बात बोल सकते हैं कि माइक्रो इरिगेशन जो है वो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का पार्ट है। इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट है कि इसमें कोस्ट का प्रॉब्लम है और मेंटेनेंस का, ये दो प्रॉब्लम है। अब देखिए फर्टिलाइजर इनपुट का ही पार्ट है, फर्टिलाइजर फोर्थ नंबर। फर्टिलाइजर में देखिए कुछ कुछ टर्म है, इसको पहले समझिए। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि ये जो हमारा इंडिया है ये सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है फर्टिलाइजर का। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर भी है थर्ड, कंज्यूमर है सेकेंड, जबकि थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर, इंपोर्ट भी करता है बहुत मात्रा में, थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर। केवल कंज्यूमर में याद रखिएगा कि सेकेंड है, बाद में कि प्रोड्यूसर और इंपोर्टर इस दोनों में क्या है, थर्ड है, लेकिन कंज्यूम करने में सेकेंड है। अब देखिए फर्टिलाइजर जो है ये हमारे 8 कोर इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका वेटेज 8वां नंबर है, यानी कि लास्ट 8th पोजीशन पे है फर्टिलाइजर हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज में, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन है वो है, प्राइमरी में हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जैसे यूरिया हो गया NH2, डीएपी हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट, मॉप हो गया मॉरिएट ऑफ पोटास। अब देखिए माइक्रो फर्टिलाइजर और मैक्रो फर्टिलाइजर, इसको समझिए। आपको सीधा नाम पूछ सकता है, कितनी बार पीवाईक्यू में ये चीज आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। तो मैक्रो इरिगेशन का डायरेक्ट आपको नाम याद रखना है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये किसका पार्ट है फर्टिलाइजर में, मैक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट है। जबकि जिंक, आयरन, ब्रॉन्ज, ये क्या है, माइक्रो फर्टिलाइजर का पार्ट,
मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीवाईक्यू में बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको याद ही कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद देखिए यूरिया को हम पढ़ते हैं। यूरिया में एक चीज है हेवर्स का प्रोसेस। हेवर्स का प्रोसेस क्या है ये समझिए। बेसिकली यूरिया जो है ये नेचुरल गैस से बनता है, नेचुरल गैस से बनता है। जब हेवर्स प्रोसेस एक प्रोसेस टेक्नोलॉजी बनाया गया है, तो हेवर्स प्रोसेस के अंदर नेचुरल गैस को क्या किया जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया से फिर इसको यूरिया में बदला जाता है, NH2 में बदला जाता है यूरिया में। ये पीओएक्यू में आ चुका है, हेवर्स प्रोसेस का नेचुरल गैस। ये 2-3 बार पीओएक्यू में आ चुका है, तो आप याद ही रख लीजिए कि हेवर्स प्रोसेस में क्या होता है, यूरिया बनाया जाता है। पहले नेचुरल गैस से अमोनिया, फिर अमोनिया से यूरिया। अब देखिए यूरिया जो है हमारी इंडिया में लगभग 86% जो फर्टिलाइजर का है वो केवल यूरिया 86%, और जो लगभग 15 या 14-15% है वो जो हो गया पोटास हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जिंक, अल्मोनियम, सल्फर, आयरन, ये सब हो गया। लेकिन यूरिया क्या है 86% हमारे इंडिया में यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे सॉइल में बेसिकली यूरिया अवेलेबल ही नहीं है, नाइट्रोजन का बहुत ही कमी है। तो इसलिए देखिए आप, जबकि 80% जो है 80% जो है वो हमारे इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है, लेकिन 20% क्या होता है, 20% इंपोर्ट किया जाता है फॉरेन से। इसको जो है एनबीएस के अंदर नहीं डाला गया है। अब एनबीएस क्या है ये समझिए। यूरिया को क्या नहीं डाला गया, एनबीएस के अंदर नहीं डाला गया। अब एनबीएस आइए, एनबीएस यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, सब्सिडी है जो कि यूरिया को नहीं डाला गया, यूरिया को नहीं दिया जाता है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, एनबीएस। अब जो एनबीएस है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी पीओक्यू में आ चुका है। ये जितना जो पढ़ रहे हैं ये सारा ना सारा कुछ एक बार नहीं 2 या 3 बार आ चुका है पीओक्यू में। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल या एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आया। सब्सिडी इज प्रोवाइडेड ऑन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं उसमें सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट ऑन द फर्टिलाइजर। जो न्यूट्रिएंट हमारे फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर को सब्सिडी दिया जाता है। जैसे हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया। लेकिन हम क्या अभी पढ़े कि सॉरी पोटास। लेकिन क्या अभी हम पढ़े कि यूरिया में फर्टिलाइजर जो एनएसबी है, एनबीएस है, उसमें नहीं दिया जाता। यूरिया में अलग टाइप का सब्सिडी दिया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद रखिए यूरिया में एनबीएस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी नहीं दिया जाता है। अब बेसिकली 22 जो टाइप है वो फर्टिलाइजर का हमारे इंडिया में यूज किया जाता है। सॉरी 22 जो टाइप है वो, उसमें एनबीएस का जो सब्सिडी है वो दिया जाता है, लेकिन यूरिया में नहीं दिया जाता एक्सेप्ट यूरिया। यूरिया को छोड़ के सभी में सब्सिडी दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब हम एक चीज पढ़े थे डीबीटी, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर। ये जो सब्सिडी है ये प्रोड्यूसर को दिया जाता है, ना कि फार्मर को। ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है ये क्या फार्मर को डायरेक्ट दिया जाता है या प्रोड्यूसर को दिया जाता है। तो ये प्रोड्यूसर को दिया जाता है, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि प्रोड्यूसर को दिया जाएगा जो कि प्रोड्यूस करता है। अब देखिए यूरिया में एनबीएस हो गया, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, ये नहीं दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एनबीएस इसमें यूरिया में शामिल नहीं है। जबकि डीएपी में है एनबीएस शामिल है, मॉप पोटास में एनबीएस शामिल है। अब डीएपी में देखिए डाई अल्मोनियम फॉस्फेट, 80% इसको इंपोर्ट किया जाता है फॉरेन से। ये हमारे केवल डोमेस्टिक में केवल 20% ही बनाया जाता है डीएपी। जबकि हम मॉप के बारे में बात करें तो ये 100% इंपोर्ट किया जाता है, 0% हमारे इंडिया में बनाया जाता है मॉप को। और ये किसके अंतर्गत आता है, एनबीएस की, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंतर्गत आता है। अब 5th नंबर में इनपुट में है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड देखिए हार्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है। फंगीसाइड है यानी कि कीड़ा मकोड़ों का जो मारने का दवा होता है वो है एक तरह से पेस्टिसाइड। अब हम एक चीज पढ़े थे कि डीडीटी नाम का एक चीज पढ़े थे कि ये जो डीडीटी है पेस्टिसाइड, ये क्या है, फॉरएवर केमिकल है। इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन जब हुआ था तो इसको बैन किया था स्टॉकहोम कन्वेंशन में। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं बहुत मात्रा में यूज हो रहा है। जैसे कि हर्बिसाइड्स के बारे में बात किया जाए तो ये जो पेस्टिसाइड है ये हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, हर्बिसाइड्स। उसके बाद हो गया इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स। ये सब क्या है, बेसिकली दवा होता है। ये बेसिकली जो जानवर सबको दवा दिया जाता है, बुखार लग जाता है या सर्दी बुखार, इस टाइम क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। लेकिन वही जानवर जब मर जाता है तो क्या करता है, मान लीजिए काव को बुखार लग गया और काव को क्या दे दिया, पेस्टिसाइड दे दिया है।
लेकिन जब मान लीजिए कि ये काऊ नहीं बच पाया, तो क्या हो गया कि ये तो फॉरएवर केमिकल है, तो बाद में क्या होगा कि जब काऊ डाई हो जाएगा, मर जाएगा, तो इसको बल्चर खाएगा। जब बल्चर खाएगा तो इसके अंदर ये क्या होगा, ये पेस्टिसाइड चला जाएगा, तो बल्चर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, बल्चर भी उसके साथ डाई हो जाएगा। तो इसलिए पेस्टिसाइड को हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोडायवर्सिटी कंसर्न से इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन में बैन कर दिया गया था। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन था। अब देखिए पेस्टिसाइड जो है हमारे इंडिया का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेस्टिसाइड इंडिया में। सब यानी कि चौथे नंबर में इंडिया, दुनिया का चौथा नंबर है जो कि पेस्टिसाइड का प्रोड्यूस करता है। अब इसका इशू क्या है, हम अभी पढ़े कि इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट डालता है, फूड चेन में प्रॉब्लम करता है, वल्चर खाया, वल्चर डाई हो गया। डीडीटी फॉरएवर केमिकल है ये, कि खत्म नहीं होगा हमारे इन्वायरमेंट में, बहुत टाइम तक ये कहीं ना कहीं रहेगा। पीओपी हो गया, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए एग्रीकल्चर क्रेडिट, पीएसएल हो गया, केसीसी स्कीम हो गया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया। पी पीएसएल बेसिकली क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये बेसिकली क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर को, फार्मर को क्या किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हमारा फार्मर किसी अलग जगह से पैसा ना लाए। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बड़ा इशू है कि 70% जो हमारा जो क्रेडिट है, लोन जो लिया जाता है, उधार जो लिया जाता है, ये इनफॉर्मल तरीके से लिया जाता है। यानी कि कोई बड़ा जमींदार है उससे लिया जाता है, छोटा छोटा किसान क्या करता है, बड़े बड़े जमींदार से लोन उधार लेता है। तो ये 70% जो उधार है ये बड़े बड़े जमींदार से लिया जाता है। तो क्या किया जाता है, 70% जो है वो इनफॉर्मल तरीके से लोन लिया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाया जाता है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया। अब यहाँ पे आइए, इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो लोन प्रोवाइड करता है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, उसके बाद कॉर्पोरेटिव बैंक, उसके बाद आरआरबी, और उसके बाद एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये सब है। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ तो आप देख लीजिएगा एक बार। इशू समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है। तो इनफॉर्मलाइजेशन तरीके से क्रेडिट लिया जाता है किसान को। एग्रीकल्चर सब्सिडी, जो है बेसिकली जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, वो देखिए वो 3 तरीके से दिया जाता है। एक है ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। सबसे पहले एम्बर बॉक्स को समझिए। एम्बर बॉक्स में डब्ल्यूटीओ का बहुत ऑब्जेक्शन रहता है कि केवल 10% ही, जितना जो प्रोडक्शन हुआ है केवल 10% उसका सब्सिडी आप किसी को दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। बेसिकली डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेड के रिलेटेड रूल्स चलाते हैं, तो वो फिक्स किया है कि केवल 10% ही आप दे सकते हैं। तो इंडिया में भी एम्बर बॉक्स में केवल 10% ही टोटल प्रोडक्शन का सब्सिडी दिया जाता है। ये जो सब्सिडी है ये प्राइस बेस्ड सब्सिडी है। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये डब्ल्यूटीओ क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जाता है कि केवल 10% ही आप दीजिए। जैसे कि एमएसपी हो गया, तो इस सब के बारे में एम्बर बॉक्स में दिया गया। जबकि ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में आप देखिएगा तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना सब्सिडी दे सकते हैं। गवर्नमेंट जब जितना चाहे उतना सब्सिडी दे सकता है। ये दोनों है प्रोडक्शन बेस्ड, जबकि एम्बर बॉक्स का प्राइस बेस्ड सब्सिडी। ये क्या है, प्रोडक्शन बेस्ड सब्सिडी। अब ग्रीन बॉक्स में देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी दिया जाएगा, फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडी दिया जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोग्राम को सस्टेन करने के लिए दिया जाएगा, सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए दिया जाएगा। तो ये है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। जबकि ब्लू बॉक्स सब्सिडी में इसमें भी कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन पावर के लिए दिया जाएगा, पीडीएस सिस्टम के लिए दिया जाएगा, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इस सब के लिए सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। अब प्रोक्योरमेंट में देखिए हम क्या करते हैं, इनपुट का यूज करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करता है, सेंटर में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्टोर किया जाता है, यानी कि खरीदा और बेचा जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट जब खरीदेगा तो इसका जो पैसा जो पेड करेगा वो क्या करेगा, सेंटर पेड करेगा। और एक है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या करता है, एमएसपी को समझिए। ये बेसिकली ये नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एमएसपी, क्योंकि यही अगला लेक्चर है, यहीं से स्टार्ट होगा। तो एमएसपी में बेसिकली क्या किया जाता है कि हमारे फार्मर को ये गारंटी दिया जाता है कि अगर आप ये सीड्स, ये चीज का खेती करते हैं तो आपको इतना मिनिमम जो है, इतना पैसा में आपसे खरीदा जाएगा, मिनिमम आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा। और इससे
कम में आप नहीं बेचिएगा, हम अगर आप इससे कम में अगर बेचते तो हमको दे दीजिए, हम इतना पैसा आपको देंगे। उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज में दो स्टोरेज है, एक कोल्ड स्टोरेज, एक वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज देखिए, कोल्ड स्टोरेज में ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, और उसके बाद मार्केटिंग या सेलिंग हो गया। तो ई नाम पोर्टर हो गया, एपीएमसी मंडी हो गया, इस समय जाके क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्या करिए कि गवर्नमेंट को दे दिए, वेयर हाउस में गवर्नमेंट क्या करेगा, ENWR, ई नेशनल वेयरिंग हाउसिंग रिसिप्ट, इसके अंतर्गत क्या करेगा गवर्नमेंट, आपका जो अनाज है वो खरीद लेगा और इसके बदले आपको रिसिप्ट देगा। रिसिप्ट का क्या कर सकते हैं आप, सीधा लोन लेने के लिए वो रिसिप्ट आप बैंक में जाइए, वो कोलेटरल के रूप में आप वो रिसिप्ट दे दीजिए, आपको लोन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको पैसा की जरूरत है तो किसी को ये रिसिप्ट दे दीजिए और आपको पैसा दे देगा, और जब वो रिसिप्ट आपको भजाना होगा तो वो क्या करेगा, वो खरीद लेगा। तो यानी कि ये एक्सचेंजेबल है, यानी कि आप इस रिसिप्ट को भी बेच सकते हैं अनाज की जगह पे। अब एक चीज है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम, ये स्कीम क्या है ये समझिए। देखिए बेसिकली हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या था, इससे पहले वाले लेक्चर में देखते हैं कि फ्रेगमेंटेड लैंड है हमारे इंडिया में, फ्रेगमेंटेड लैंड है। तो इस सब को डील करने के लिए स्वामित्व स्कीम चलाया गया कि हमारे इंडिया में एक मैपिंग टेक्नोलॉजी बनाया गया है। टेक्नोलॉजी द्वारा क्या किया जाएगा, जितने भी विलेज में एरिया है, विलेज के एरिया को मैपिंग द्वारा देखा जाएगा और उसको सही करने के लिए ये स्कीम चलाया गया कि हमको ये जो फ्रेगमेंटेड है उसको लॉन्ग बिग लैंड में कन्वर्ट किया जाए। कैसे होगा, ये स्वामित्व स्कीम चलाया गया इसके। हेलो गाइज, अगर आप इससे पहला वाला लेक्चर देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि हम एग्रीकल्चर स्टार्ट किए थे। एग्रीकल्चर में पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो होगा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो हम पढ़ेंगे वो है एमएसपी के बारे में। एमएसपी के पूरा डिटेल्स होगा, साथ में इसका जो इनिशिएटिव है, ई नाम क्या होगा, मार्केटिंग क्या हो गया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, एफपीओ क्या है, फिर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग क्या है, नाफेड क्या है, एपीएमसी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या क्या होने वाला है। तो देखिए प्रोक्योरमेंट में हम क्या पढ़े थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, जब कोई भी क्रॉप्स उगाया जाता है उसको प्रोक्योर किया जाता है, यानी कि उसको सुरक्षा दिया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार के द्वारा। अब देखिए ये जो प्रोक्योरमेंट है ये इनपुट के बेसिस पे किया जाता है। इसी के बेसिस पे क्या किया जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये फार्मर से क्या करता है, क्रॉप्स खरीदता है और उसके बदले जो अमाउंट है, उचित अमाउंट है, वो फार्मर्स को देता है। साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ये काम करता है। इससे कंसेप्ट निकल के आता है एमएसपी का, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली ये गवर्नमेंट द्वारा फार्मर को कुछ सपोर्ट किया जाता है, इस नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ सपोर्ट किया जाएगा। मान लीजिए कि आप कोई क्रॉप्स उगा रहे हैं, कोई क्रॉप्स उगा रहे हैं, उसका जो अमाउंट है वो एक्स है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, आपको एमएसपी के तहत कुछ अमाउंट फिक्स कर देगा कि जब आप इस क्रॉप को सेल कीजिएगा तो कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको जो है एक्स या वाई जो भी अमाउंट होगा वो आपको दिया जाएगा। ये गारंटी है कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा ही। अगर आप इसी क्रॉप्स को आउटसोर्स से या मार्केट से आप बेचते हैं तो आपको ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट्स को आप दीजिएगा, एफसीआई के तहत दीजिएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आपको ये फिक्स अमाउंट दिया ही जाएगा। आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि अभी इतना है मार्केट में तो आपको वो इतना ही देंगे, ऐसा नहीं है। ये जो अमाउंट है वो देना ही होगा सरकार को। अब बेसिकली ये जो सरकार है वो क्या करता है, उतना जो क्रॉप्स है उसको क्या करता है, तो बेसिकली वो स्टोर करता है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, स्टोर करता है। इसके लिए बनाया है कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस। इन सब के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि ENWR, ई नाम, एपीएमसी, ये मार्केटिंग का फिनोमिना है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज है। तो अगर आप इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखे तो ई नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट जो है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से हो चुका है, तो आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो रिकमेंड है वो सीएसीपी द्वारा किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल
कॉस्ट एंड प्राइसेज, इसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है। और अप्रूवल जो दिया जाता है वो दिया जाता है CACE द्वारा, यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा अप्रूव किया जाता है। अब MSP का दो मेथड है जो कि अभी जो इंडिया में अप्लाई हो रहा है, ये A2+FL मेथड है। ये A2+FL मेथड क्या है इसको समझिए। जितने जो इनपुट पे एक्सपेंडिचर लग रहा है फार्मर द्वारा उसको इसमें काउंट किया जा रहा है, साथ में जो फैमिली लेबर है उसको काउंट किया जा रहा है। उसके बाद MSP डिसाइड किया जाता है कि MSP कितना दिया जाना चाहिए। उसके बाद C2 मेथड जो है वो होता है A2+FL, उसके बाद रेंट ऑफ लैंड, उसके बाद ऑल अदर कॉस्ट, जितने कॉस्ट है जो कि क्रॉप्स को उगाने के लिए लगता है, साथ में जो लैंड का रेंट है, उन सबको ऐड किया जाए, वो होता है C2 मेथड। तो फार्मर द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है कि भाई तुम ये जो C2 मेथड है उसको लगाओ, इसको जो करंट जो आप फॉलो कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि ना तो इसमें आप लैंड के बारे में कुछ बात कर रहे हो, ना तो अगला जो अदर कॉस्ट है यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट और फैमिली को छोड़ के बाद बाकी जो कॉस्ट है, यानी कि जो जितने भी कॉस्ट है अदर, उन सबको आप इसमें फॉलो ही नहीं कर रहे हो। तो ये फार्मर द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है इसके लिए। इसका जो रिकमेंडेशन है स्वामीनाथन कमेटी, इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था C2 मेथड, ये आप याद रखिएगा। अब अगला चलिए, देखिए हमारे इंडिया में 22 क्रॉप्स को MSP में ऐड किया गया है। तो इस 22 में 4 पार्ट में बांटा गया इन क्रॉप्स को। पहला है खारिफ क्रॉप, सेकेंड है राबी क्रॉप, थर्ड है अदर क्रॉप्स और फोर्थ है कमर्शियल क्रॉप। तो आप तो सबसे पहले ये याद रख लीजिए कि कमर्शियल क्रॉप उसमें केवल जूट और कॉपरा आएगा। जूट और कॉपरा कौन सा क्रॉप है? कमर्शियल क्रॉप है, इसको आप अभी याद कर लीजिए। उसके बाद जो अदर क्रॉप्स है यानी कि कॉटन और नाइजर सीड्स जो है वो अदर क्रॉप्स में आएगा। उसके बाद है खारिफ और राबी, इस दोनों में डिफरेंस समझिए। ये जो खारिफ क्रॉप है इसका जो बुआई है यानी कि सोन का टाइम है, यानी कि बुआई, इसका टाइम है जून या जुलाई। और हार्वेस्ट का टाइम है सितंबर अक्टूबर। ये है बुआई और ये है कटाई, हार्वेस्ट और सोन का टाइम। इसी तरह राबी में है सोन, बुआई यानी कि अक्टूबर या नवंबर, और हार्वेस्ट का टाइम है मार्च अप्रैल। ये दोनों टाइम लिख लीजिए। इस टाइम में जो भी क्रॉप्स होगा ये राबी में जाएगा, इस टाइम में जो भी क्रॉप्स होगा ये खारिफ क्रॉप में जाएगा। अब देखिए खारिफ क्रॉप में आता है, मिलेट्स में आएगा ज्वार, बाजरा और रागी। मिलेट्स में कौन कौन आएगा? ज्वार, बाजरा और रागी। उसके बाद स्टेपल में आएगा पैडी और मेज। उसके बाद पल्सेज या दाल में मूंग आ जाएगा, उड़द आ जाएगा, अरहर या तुर, इन सबके दाल के बारे में है खारिफ क्रॉप्स में। उसके बाद ऑयल सीड्स में है सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसामे और या ग्राउंड नट, ये है ऑयल सीड। अब राबी क्रॉप में आइए। राबी क्रॉप में तो मिलेट्स में कुछ भी नहीं है, नन। स्टेपल में है व्हीट और बार्ले। उसके बाद पल्सेज में है ग्राम यानी कि चना या लेंटिल्स। ऑयल सीड में है मस्टर्ड या रैपसीड। इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू में कितना बार आ चुका है इन सबके क्रॉप्स के बारे में। साथ में ये जो डेट है सोन और हार्वेस्ट, इन सब के बारे में भी याद रखिएगा, ये सब पूछा जा चुका है। अब देखिए इसमें 22 क्रॉप्स सारा का सारा आ चुका है। अब शुगर केन की बात किया जाता है। शुगर केन MSP में नहीं ऐड किया गया है, बल्कि FRP में ऐड किया गया है। ये भी MSP की तरह ही अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इसको MSP नहीं बोला जाता, इसको FRP बोला जाता है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसिंग। ये भी जो है इसका रिकमेंडेशन है वो CACP द्वारा किया जाता है, साथ में जो अप्रूवल है CCEE द्वारा किया जाता है। ये सेम प्रोसेस है जो कि MSP द्वारा है। साथ में जो स्टेट का है, स्टेट लेवल पे भी रिकमेंड किया जाता है और अप्रूवल किया जाता है। अब देखिए FRP का जो प्राइस है ये स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल के गवर्नमेंट से। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये स्टेट वाइज जो उत्पादन है, ये जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो ये स्टेट प्राइस ज्यादा है। आपको MCQ में पूछा जा सकता है, सॉरी,
एमसीक्यू में ऐसा पूछा जाएगा कि जो एफआरपी है वो सेंट्रल द्वारा ज्यादा प्राइसिंग किया जाता है या स्टेट द्वारा, तो आपको आंसर लगाना है कि ये स्टेट द्वारा ज्यादा प्राइसिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो। जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, इसमें हाई प्रोडक्शन होता है शुगर केन का ड्यू टू हाई एफआरपी। यहाँ पे एफआरपी क्या है? हाई है, महाराष्ट्र और यूपी में। इसके बाद देखिए हम सब्सिडी पर थे, एग्रीकल्चर सब्सिडी में, तो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। तो हम इससे पहले भी बात की थी कि जो हमारा एमएसपी है ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी है। बेसिकली ये जो सब्सिडी है केवल 10% जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें ही दिया जाएगा। ये प्राइस बेस्ड सब्सिडी और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसके जो नियम है, रूल्स है, उसके द्वारा अप्लाई किया जाता है एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। अल्टरनेटिव टू एमएसपी, ये क्या है? PDPS, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम, इसके बारे में पढ़िए। एक स्कीम चलाया जाता है पीएम आशा स्कीम, पीएम आशा स्कीम, इसको समझिए। देखिए ये जो गवर्नमेंट पे करता है एमएसपी, इसको बोला गया है पीएम आशा में कि एमएसपी को बंद कर दीजिए और जो मार्केट का प्राइस है उस पे ये चलने दीजिए। PDPS के बारे में बात हो रहा है, प्राइसिंग डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम। अब ये क्यों बोल रहा है कि मार्केट प्राइस पे बात किया जाए? क्योंकि जो गवर्नमेंट का फिजिकल बर्डन है वो ज्यादा हो जाता है। और जो दूसरा एडवांटेज है इसका, फार्मर कैन फ्री टू सेल इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में फार्मर को फ्री सेल करने के लिए ऐसा बोला गया है। लेकिन फ्री सेल तो एमएसपी में भी कर सकता है, ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि गवर्नमेंट द्वारा ही बेचा जाए। तो ये तो कुछ काम का नहीं है। फिजिकल बर्डन जो है गवर्नमेंट का ये कम हो सकता है, क्योंकि इसमें नो प्रोक्योरमेंट, कोई प्रोक्योरमेंट का कुछ भी नहीं है, एफसीआई द्वारा कुछ भी नहीं लिया जाएगा, नो स्टोरेज का, इन सब के बारे में, साथ में जो ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, इन सब के बारे में कोई बात नहीं होगा। तो बात क्या होगा? नो प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट। तो बात क्या होगा? तो बात किया जाता है DBT, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि फार्मर को अगर लॉस हो रहा है, एग्रीकल्चर में लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट क्या करे? DBT, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर के तहत फार्मर को ये लॉस प्रोवाइड करे, ताकि फार्मर फिर से अपना एग्रीकल्चर जो है वो अच्छे से सस्टेन कर पाए। अब देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि फार्मर को मार्केटिंग प्रोवाइड किया जाता, मार्केट प्रोवाइड किया जाता, ओपन मार्केट प्रोवाइड किया जाता, ताकि जो फार्मर है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके और नॉर्मल पीपल जो है उसको ये जो मार्केट है उसका लाभ पहुंचा सके। तो ये तो ट्रेडिशनल या इनफॉर्मल मार्केट है, जो कि गांव में आप देखते होंगे कि कभी सप्ताह में 2 या 3 दिन ऐसा लगता है मार्केट, तो इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल या इनफॉर्मल मार्केट। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा भी मार्केटिंग किया जाता है, जैसे कि इनाम पोर्टल है। इनाम पोर्टल ये बेसिकली पैन इंडिया के तहत डिजिटल मार्केट है जो कि फार्मर को कनेक्ट करता है। जैसे कि APMC मंडी, ये बेसिकली डिजिटल है, पूरा इंडिया में अप्लाई किया जाता है कि फार्मर इससे कनेक्ट हो सके और अपना जो क्रॉप्स है वो कनेक्ट होकर के सेलिंग कर सके। उसके बाद है कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग। अब देखिए कॉर्पोरेटिव मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सबसे पहले लिख लीजिए, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। बट ये जो रजिस्टर्ड है ये किसके अंतर्गत है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। बल्कि ये एक्ट के द्वारा बनाया नहीं गया है, केवल रजिस्टर किया गया है, ये आप याद रखिएगा, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये आएगा। नाफेड, देखिए नाफेड जो है इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये तो समझ गए। जबकि रजिस्टर किसके अंतर्गत है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। ये जो है ये स्टेट लेवल पे भी काम करता है और सेंट्रल लेवल पे भी काम करता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 2 अक्टूबर 1998 में इसको लाया गया था, जब गांधी जयंती का इसी दिन जन्म हुआ था। हेडक्वार्टर दिल्ली, रीजनल ऑफिस है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके बाद 28 जोनल ऑफिस है। FPO फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसको कंपनी एक्ट के तहत लाया गया है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसमें भी इसको शामिल किया गया है। ये बेसिकली फार्मर्स का ग्रुप है, जैसे कि ई नाम पोर्टल में फार्मर को कनेक्ट करने की बात होता है, इसमें भी फार्मर को कनेक्ट करने की बात किया गया है। लेकिन ये डिजिटली नहीं है, ये है ओपन सोर्स के द्वारा। अब कुछ कुछ बॉडीज है जो कि फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कि APMC हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। APMC एक्ट 2003 के द्वारा बनाया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसका जो
देख रेख है, इसका जो एक्ट का जो पावर है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इशू क्या है, फंड इशू, मैनेजमेंट का इशू है, होल्डिंग का इशू है, कार्टिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये सब क्या है इशूज है। उसके बाद है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये जो है ये सेंटर के अंतर्गत आता है, जैसे कि एमएसपी हो गया, फूड सिक्योरिटी की बात हो गया, बफर स्टॉक, इन सब के बारे में, पीडीएस सिस्टम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये कौन सा बॉडी है, ये भी है स्टैट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये आएगा। रिकमेंड कौन करता है इसके बारे में, एमएसपी, एमएसपी का जो रिकमेंड है वो कौन करता है, सीएसीपी, लेकिन जो एमएसपी का अनाउंस करता है, अप्रूवल देता है, वो करता है सीएसीई द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। अभी हम बात की कि एमएसपी का जो रिकमेंड है वो सीएसीपी द्वारा किया जाता है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट है, और अनाउंस कौन करता है, सीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब इसमें देखिए, इसमें पढ़ेंगे अपीडा, नाबार्ड और इकरा। सबसे पहले इकरा समझिए, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये बेसिकली काउंसिल है, काउंसिल है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक्ट या पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया, ये बेसिकली काउंसिल है जो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। उसके बाद है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बेसिकली फंड प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए फंड प्रोवाइड करता है। ये अंदर आरबीआई के अधीन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप याद रखिएगा। अपीडा है स्टैट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आएगा। इसका जो फंक्शन है ये एक्सपोर्ट जो है उसके बारे में बात करता है। अपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आएगा अपीडा। अब देखिए IARI, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, बी बोर्ड। अब IARI क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिए, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोला जाता है पूना इंस्टीट्यूट, बिहार में सबसे पहले पूना इंस्टीट्यूट बनाया गया था, उसी का नाम था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए ये जो बॉडी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कोई एक्ट पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा नहीं बनाया गया, बेसिकली ये इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट है, ये आप याद रखिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस नाम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है, यानी कि फूड सिक्योरिटी पे वर्क करता है। अब 1905 में पूसा इंस्टीट्यूट बिहार वो बनाया गया था, उसका नाम सबसे पहले क्या था, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ARI, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद इसी को नाम चेंज करके बनाया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद 1948 में, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसको कन्वर्ट कर दिया गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अब टी बोर्ड है स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ये PYQ में आ चुका है इसे पिछले साल की। कॉफी बोर्ड भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर कर्नाटका, अम्बेडकर वेडी, बेंगलुरु के पास। बी बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप याद रखिएगा, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। टी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉफी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन बी बोर्ड जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब देखिए इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, ये बेसिकली कंपनी है जो कि फर्टिलाइजर को प्रमोट करता है, यानी कि यूरिया, नैनो यूरिया, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अधीन नहीं है, ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत आता है, कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, यानी कि ये कंपनी है। नाफेड, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉर्पोरेटिव मार्केट को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये स्टैट्यूटरी बोर्ड है, प्रमोट करता है डेयरी इंडस्ट्री को। ये किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलाइड सेक्टर यानी कि मिक्स फार्मिंग, यानी कि इसमें डेयरी भी आएगा, फिशरी भी आएगा, मीट भी आएगा, पोल्ट्री भी आएगा, ऊल भी आएगा और हॉर्टिकल्चर भी आएगा। डेयरी जो है ये फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया डेयरी में क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हालांकि कोविड के टाइम में भी ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा इंक्रीज ही हो रहा था, जबकि सारा जो इंडस्ट्री है वो डिक्रीज लेवल पे जा रहा था, लेकिन जो डेयरी इंडस्ट्री है वो इंक्रीज हो रहा था।
ये जो जीडीपी है इंडिया का, इसमें 5% योगदान करता है। फिशरीज इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है इंडिया। जबकि इनलैंड जो है फिशरीज, वो कोस्टल लैंड के अपेक्षा ज्यादा होता है। इनलैंड यानी कि जो हमारे, देखिए इनलैंड होता है जो कि हमारे इंडिया के अंतर्गत है, जबकि कोस्टल हो गया कि ये समुद्र वाला जो कोस्टल रीजन है, ये वाला एरिया, यानी कि जो हमारा इंडिया है ये वाला रीजन सब क्या हो जाएगा, कोस्टल वाला। जबकि इसके अंदर अगर कोई रिवर है तो इसको इनलैंड बोला जाता है। तो हमारा जो फिशरीज है वो इनलैंड में ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू कोस्टल। अब देखिए आंध्रा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सबसे ज्यादा आंध्रा में फिशरीज है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद उड़ीसा। आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। हॉर्टिकल्चर में देखिए फर्स्ट नंबर पे, अगर मैंगो, बनाना और पपाया की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है हॉर्टिकल्चर में। लेकिन जब कंप्लीट हॉर्टिकल्चर की बात हो तो ये सेकेंड नंबर पे आएगा। लेकिन जब मैंगो, बनाया और पपीता केवल तीन ही को लो तो फर्स्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। जबकि 37% जो है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ये हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है। अब देखिए मेजर रिवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर का, वो सब देखिए। ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, फूड ग्रेन्स यानी कि राइस, व्हीट, ये हो गया। ब्लू रिवोल्यूशन हो गया फिश के बारे में। मिल्क रिवोल्यूशन हो गया मिल्क, व्हाइट रिवोल्यूशन हो गया मिल्क के बारे में। येलो रिवोल्यूशन हो गया ऑयल सीड्स के बारे में। ग्रे रिवोल्यूशन हो गया फर्टिलाइजर के बारे में। पिंक हो गया मीट के बारे में। गोल्डन रिवोल्यूशन हो गया फ्रूट्स के बारे में। राउंड रिवोल्यूशन हो गया पोटैटो के बारे में। ये आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो इसी के अंतर्गत पीसीएस में तो इसी से आ जाएगा, पीसीएस में। हेलो दोस्तों, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो एग्रीकल्चर का पार्ट 4 है। तो इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 हो चुका है। देखिए आप लोग पार्ट 1, 2, 3 इस तीनों को पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि पार्ट 3 में एमएसपी के बारे में बात हुआ था। और आज का जो लेक्चर है ये क्लासिफिकेशन 3 में आप देखिएगा तो ये खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, इन सब के बारे में बात होता है, जो कि एमएसपी में ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जो पैटर्न हमारे पढ़ने का वो है क्लासिफिकेशन, उसका जो सिस्टम है क्रॉपिंग सिस्टम, उसका जो पैटर्न है, इन सब के बारे में। अब क्लासिफिकेशन में हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं, क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2 और क्लासिफिकेशन 3। क्लासिफिकेशन 1 में देखिए, क्लासिफिकेशन 1 में है फूड क्रॉप्स यानी कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, जो कि नॉर्मली हम भोजन में यूज करते हैं ऐसा क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में आ जाएगा टोबैको, टोबैको के बाद आ जाएगा शुगर केन, उसके बाद आ जाएगा टी, उसके बाद आ जाएगा कॉफी, उसके बाद आ जाएगा कॉटन, एक्सेट्रा। इस तरह का जो कॉटन कॉटन हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया, इन सबको हम कैश क्रॉप में, यानी कि ये उधार नहीं होता, कैश टू कैश इसका बिक्री चलता है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम इससे पहले लेक्चर में भी पढ़े हैं कि हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल और फ्रूट्स, इन सब के बारे में बात होता है, जैसे कि जायद जायद क्रॉप्स, ये भी हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है। इसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स का, इसका बुआई जो है, सोन टाइम जो है, सोन टाइम हो गया मार्च, और हार्वेस्ट यानी कि कटाई, हार्वेस्ट का टाइम है जून। ये आप मंथ याद रख लीजिएगा। जायद क्रॉप्स में क्या, वेजिटेबल और फ्रूट्स। क्लासिफिकेशन 2 में जाइएगा तो सीरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑयल सीड्स के बारे में, मिलेट्स, पल्सेज। उसके बाद क्लासिफिकेशन 3 में ये खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स। बेसिकली ये दोनों जो है ये एमएसपी लेक्चर में इससे पहले पार्ट 3 में हो चुका है। तो पार्ट 3 में हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा दिया है, तो इसमें जाने की कोई बात ही नहीं है। तो आप ये पार्ट 3 वाला लेक्चर फॉलो कर लीजिए। देखिए क्रॉपिंग सिस्टम हमारा इंडिया का, तो इसमें दो क्रॉपिंग सिस्टम बांटा गया है। एक है निगेटिव इम्पैक्ट वाला और एक है पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला। इन सबको देखिए एक एक करके। तो निगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है इसको समझिए। तो एक हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग यानी कि सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम। सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम की यानी कि केवल हमारा जो लैंड है, इस लैंड में केवल एक ही तरह का जो क्रॉप्स है उसका एग्रीकल्चर करेंगे, उसका फार्मिंग करेंगे। जबकि आप मल्टी क्रॉपिंग में जाइएगा तो ये हमारा लैंड है, इसमें टाइम टू टाइम क्या करेंगे, अलग अलग वैरायटी चेंज करेंगे। जैसे कि अभी राइस कर लिए तो कुछ टाइम बाद जो इसको कटाई हो जाएगा, हार्वेस्ट हो जाएगा, तो इसके जगह पे हम इसको हटा के वीट करेंगे। वीट हो जाएगा, इसके बाद हम पल्सेज करेंगे। इसका बेनिफिट है, वो बेनिफिट हम अभी समझ जाएंगे, लेकिन पहले समझिए
कि मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है और मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मल्टी क्रॉपिंग है, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जबकि मोनोक्रॉपिंग है, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं है। इसको आप याद रखिएगा। ये हमारा एनवायरनमेंट को भी डैमेज करता है, इसका जो फर्टिलिटी है वो भी कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है। डिजीज रिस्क जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब एक ही टाइप का आप फार्मिंग कीजिएगा, एक ही क्रॉप्स उगाइएगा, तो ये जो पेस्ट है, पेस्टिसाइड है, कीड़ा मकोड़ा है, उसको ये पता चल जाए कि हमको केवल इसी क्रॉप्स के लिए हमको पेस्ट बनाना है। जबकि आप इसमें अलग वैरायटी का क्रॉप्स लगाइएगा, 3-4 वैरायटी का, तो ये समझ नहीं पाएगा। तो ये क्या होगा, टाइम टू टाइम ये खुद मर जाएगा। तो डिजीज इसमें ज़्यादा है। वर्नेबिलिटी यानी कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें भी इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि हो गया वाटर का वेस्टेज, पॉल्यूशन इससे होगा। सिंगल क्रॉपिंग में क्या होगा, तो इस सबसे इम्पैक्ट क्या क्या आएगा इस पे, कि ये जो अपना न्यूट्रिएंट है टाइम टू टाइम खो देगा। टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, ह्यूमस, जो भी मिनरल्स है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो यूजफुल है, वो टाइम टू टाइम खो देगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल क्रॉप पे काम करता है। अब इसका निगेटिव इम्पैक्ट है, ये तो हम समझ गए कि ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा जो ये सॉल्यूशन आता है मल्टी क्रॉपिंग का। मल्टी क्रॉपिंग में देखिए बहुत सारा टाइप्स है, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग हो गया, इंटर क्रॉपिंग हो गया, एले क्रॉपिंग हो गया, रिले क्रॉपिंग हो गया। तो इसमें क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग हम इससे पहले लेक्चर में समझेंगे कि ये हमारा लैंड है, तो इतना में हम एग्रीकल्चर कर लिए, इतना में हम डेयरी कर लिए, इतना में हम क्या किए, एनिमल रख लिए, और इतना में हम क्या किए, जो ये जो फार्मिंग सॉरी फार्म होता है, मुर्गा फार्म, इस सब के बारे में इतना कर लिए, तो इसको बोला जाता है मिक्स क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग होता है कि यानी कि ये जो लैंड है, इसमें क्या कीजिए कि स्पेस बना लीजिए, और स्पेस बना के क्या कीजिए, यहाँ पे राइस उगाइए, यहाँ पे सरसों उगाइए, यहाँ पे ऑयल सीड्स उगाइए। तो ऐसा होता है इंट्रा क्रॉपिंग। इसी तरह ये सब भी इसी का पैटर्न है। देखिए मल्टी मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, 2 या उससे अधिक क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली उगाया जा सकता है, क्रॉप्स खेती किया जा सकता है। इसी को बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसमें न्यूट्रिएंट का टाइम टू टाइम अधिक ही होता है, ह्यूमस भी बढ़ता है, क्योंकि ये सारा जो अलग अलग कंसेप्ट है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्सेज हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम क्या हो रहा है कि मिनरल्स कहीं ना कहीं जाके ऐड हो रहा है, ह्यूमस कहीं ना कहीं जाके ऐड हो रहा है, जबकि सिंगल क्रॉपिंग में ऐसा नहीं है। अब क्रॉप रोटेशन देखिए, क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि ये हमारा जो टाइम 1 है, जो कि इस टाइम में क्या हो रहा है, राइस हो रहा है, इसका जब कटाई होगा तो इसी लैंड पे क्या होगा, व्हीट होगा। फिर इसका जो कटाई हो जाएगा तो इसी लैंड पे क्या होगा, पल्सेज होगा। तो ये भी क्रॉप रोटेशन हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि टाइम टाइम टू टाइम इसमें वेरिएशन आ रहा, तो इम्पैक्ट तो अच्छा ही होगा। इसके बाद आइए क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में हम फैक्टर पढ़ेंगे बेसिकली। फैक्टर यानी कि सॉइल, क्लाइमेट, क्रॉपिंग डिमांड क्या है, गवर्नमेंट स्कीम क्या है। अब सॉइल में देखिए, सॉइल का फर्टिलिटी अच्छा होना चाहिए, इसका पीएच जो है ये मैनेजेबल होना चाहिए, जितना यूज है उतना ही होना चाहिए। पीएच बहुत ज्यादा हाई नहीं होना, अगर पीएच बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो वो भी खराबी करेगा, पीएच बहुत लो हो जाएगा तो वो भी, तो मैनेजेबल होना चाहिए। सैलिनिटी जो है ये भी अच्छा होना चाहिए, जितना कि क्रॉप्स को चाहिए उतना होना चाहिए। क्लाइमेट में आइएगा तो रेनफॉल हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, और टेम्परेचर हो जाएगा। अब डिमांड में देखिए, डिमांड का बहुत खेल है इस क्रॉपिंग पैटर्न में। किसी क्रॉप्स का अगर ज्यादा डिमांड है, यानी कि अभी डिमांड किसका है, राइस का, तो राइस का बहुत ज्यादा डिमांड है, तो फार्मर क्या करेगा, इसको ज्यादा उगाने का कोशिश करेगा। लेकिन केवल इसी को आप अगर क्रॉपिंग कीजिएगा, एग्रीकल्चर कीजिएगा, तो हम अभी पढ़े कि मोनोक्रॉपिंग में हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, हमारे इन्वायरमेंट को बैड इम्पैक्ट डालता है। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है। तो इस डिमांड को किया जाए कि 2-3 क्रॉप से चेंजेबल किया जाए, जैसे कि राइस की जगह पे मिलेट्स हो गया, बार्ले हो गया, इस सब का यूज किया जाए। गवर्नमेंट स्कीम में देखिए एमएसपी पढ़े थे, एफआरपी पढ़े थे, उसके बाद सब्सिडी, क्रेडिट, एक्ट एंड पॉलिसीज, इन सब के बारे में बात हो चुका है। अब देखिए ये जो हमारा बेल्ट है, ये है यूपी बिहार वाला एरिया, यहाँ पे राइस या पैडी का खेती बहुत अच्छा से होता है। ये है एलुवियल सॉइल, यहाँ पे पता है कि यहाँ ये कौन सा सॉइल है, एलुवियल सॉइल।
हम सॉइल लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एलुवियल सॉइल, यहाँ पे राइस और पैडी ये किया जाता है। हरियाणा राजस्थान इस एरिया में व्हीट बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जब आप महाराष्ट्र वाला एरिया में जाइएगा तो यहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। गुजरात वाले में जाइएगा तो ज्वार और बाजरा, ऐसा। जब तमिलनाडु केरला इस रीजन में जाइएगा तो स्पीसीज या स्पाइसेज या फ्रूट्स, इस तरह का तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, स्पाइसेज और फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब का खेती किया जाता है। अब देखिए हम इसमें सॉइल बता दे रहे हैं कि कौन सा सॉइल कहाँ पे है। देखिए जब आप हिमालय वाला रीजन में जाइएगा, इस रीजन में, तो इस रीजन में आप जाइएगा तो यहाँ का सॉइल को बोला जाता है फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेनियस सॉइल। उसके बाद अगर इसके नीचे आइएगा, इस रीजन में जहाँ पे व्हीट उगाया जाता है, तो इस सॉइल का नाम है एरिड सॉइल, एरिड सॉइल। ये हो गया हरियाणा राजस्थान वाला एरिया। उसके बाद यहाँ पे जब इस रीजन में आइएगा तो ये है गंगा का रीजन, तो ये है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। ये आपको नोट्स मिल जाएगा तो आप टेंशन मत लीजिए, नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा। देखिए ये वाला रीजन हो गया एलुवियल सॉइल का। अब इसके नीचे आइएगा इस रीजन में तो यहाँ पे है पैडी सॉइल, सॉरी पीटी सॉइल, पीटी सॉइल। इसके बाद है यहाँ पे रेड एंड वेल्लो सॉइल, रेड एंड वेल्लो सॉइल। उसके बाद है यहाँ पे देखिएगा ज्वार और बाजरा की जगह पे यहाँ पे ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये आप याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे इस रीजन में है लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल। तो आप स्टेट मैप बना लीजिए और ये सॉइल बेसिकली पूछा जाता है। तो आप एक काम कीजिए, हमारा जो सॉइल वाला लेक्चर है वो वाला पार्ट आप देख लीजिए, ये पूरा कवर हो जाएगा उसमें। अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अभी हम पढ़े कि मिक्स फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। ये बेसिकली जो क्रॉप का पैटर्न है उसको डिवाइड करने की बात हो रहा है कि एक टाइम में एक से ज्यादा क्रॉप्स किया जाए। मिक्स फार्मिंग में हो गया कि एग्रीकल्चर हो गया, पोल्ट्री हो गया, डेयरिंग इंडस्ट्री हो गया, इन सब के बारे में बात हो। मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया कि एक ही जगह पे यहाँ पे राइस किया जाए, यहाँ पे व्हीट किया जाए, यहाँ पे पल्सेज, ऐसा किया जाए, तो इसको बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखिए एक है क्रॉपिंग प्रोडक्टिविटी और एक है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। प्रोडक्टिविटी हम यील्ड यानी कि आउटपुट के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारा जो एरिया है, एरिया में गिवन एरिया में कितना हमको प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट मिला, रिटर्न कितना मिला। अगर कम एरिया में रिटर्न ज्यादा मिल जाता तो हमारा प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगा। अगर ज्यादा एरिया में रिटर्न कम मिलेगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होगा, लो होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। इंटेंसिटी में देखिए यील्ड और रिटर्न के बारे में बात नहीं होगा, इसमें नंबर ऑफ क्रॉप्स होगा। एक मान लीजिए कि ये हमारा एरिया है, इस एरिया में हम कितने प्रकार के, कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स को उगा सकते हैं। जितना नंबर ऑफ क्रॉप्स वैरायटी होगा उतना ही क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाई होगा। मेजर क्रॉप्स में आइए, मेजर क्रॉप्स में एक है मिलेट्स, शुगर केन और रबर। सबसे पहले शुगर केन में देखिए, शुगर केन हमारा खारिफ क्रॉप्स में आता है। ये जो कवर किया जाता है ये एफआरपी के अंतर्गत किया जाता है, एमएसपी के अंतर्गत नहीं किया जाता, ये आप याद रखिएगा, एमएसपी नहीं एफआरपी के अंतर्गत। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया शुगर केन का, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। प्रोड्यूसर कौन सा है, 1, और एक्सपोर्टर सेकेंड। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किया जाता है, उसके बाद यूपी। महाराष्ट्र में क्यों किया जाता है, बेसिकली महाराष्ट्र जो है ये शुगर केन के लिए क्लाइमेट उतना अच्छा नहीं है, फिर भी यहाँ पे किया जाता है। क्यों, क्योंकि एफआरपी रीजन है। इससे पहला लेक्चर में भी हम देख चुके कि एफआरपी जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, इसीलिए शुगर केन का भी इंडस्ट्री जो है, शुगर केन भी है, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है हाई लेवल पे। शुगर केन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, यानी कि वाटर हमेशा होना चाहिए, वाटर प्रेजेंसी होना चाहिए। रबर क्रॉप्स में ये तो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, सेकेंड कंज्यूमर भी है। ये इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। तमिलनाडु में, केवल तमिलनाडु में 81% रबर उत्पादन होता है। उसके बाद केरला में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एशिया में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इस वाले रीजन में, ये जो रीजन है इस वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पे
रेनफॉल बहुत अच्छा है, साथ में इसका जो क्लाइमेट पैटर्न है हॉट एंड ह्यूमिड वो भी मिल जाता है। वेल ड्रेन्ड सॉइल, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले ये देखिए रबर बोर्ड के बारे में। रबर बोर्ड देखिए, ये इसका जो रबर बोर्ड का हेड क्वार्टर है वो है केरला में, जबकि तमिलनाडु में 81% जो उत्पादन है वो तमिलनाडु में है, जबकि हेड क्वार्टर कहाँ पे है, केरला में। ये स्टैचुरी बॉडी है, एक्ट द्वारा बनाया गया है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल, अब देखिए वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब है कि यहाँ पानी स्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। स्टैंडिंग स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, लेकिन वाटर होना चाहिए, लेकिन स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। शुगर केन हो गया हमारा। मिलेट्स में, ये मिलेट्स कौन सा क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है। ज्वार को हम बोलते हैं सोरगम, बाजरा को बोलते हैं पल्स मिलेट, रागी को बोलते हैं फिंगर मिलेट्स। ये कवर किया जाता है एमएसपी के अंदर, जबकि शुगर केन एफआरपी के अंदर कवर किया जाता है। फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया मिलेट्स का। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव भी चलाया जाता, तो ये न्यूज में पिछले साल बहुत ज्यादा था। अब देखिए हमको कुछ कुछ इसमें याद रखना है हमारा इन्वायरमेंट के लिए, या हम बोले कि ह्यूमन के लिए कुछ कुछ इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो देखिए इसमें आयरन जो है वो अच्छा है। आयरन के बाद जो बोल सकते हैं, एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसका लेवल कम है या ज्यादा है इसके बारे में बताता है कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है बेसिकली ये मिलेट्स में बहुत कंट्रोल है, यानी कि जो इसके जिसको ब्लड शुगर शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर, ये मिलेट्स क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा। इसलिए ये फेमस है मिलेट्स, बहुत ज्यादा मेडिकल इशू से भी अच्छा है। आयरन भी इसमें अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छा है, प्रोटीन भी है, तो इस सब के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे पैडी के बारे में, यानी कि राइस के बारे में। राइस देखिए, राइस कौन सा क्रॉप है, खारिफ क्रॉप्स है। इसके क्लाइमेट जो है वार्म और ह्यूमिड चाहिए। वाटर इंटेंसिव है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी का खपत है इसमें। बहुत ज्यादा इरिगेशन भी किया जाता है पंजाब हरियाणा वाला रीजन में, क्योंकि वहाँ पे राइस उगाया जाता है। तो वाटर इंटेंसिव है, इरिगेशन और नदी द्वारा भी इसमें किया जाता है, क्योंकि ये वाटर वाटर इंटेंसिव इंटेंसिव है, वाटर बहुत ज्यादा खपत है इसमें। अब एक बासमती राइस है, इसको जीआई टैग में घोषित किया गया है। तो ये आप याद रखिए कि बासमती राइस को क्या किया गया है, जीआई टैग में बताया गया है। अब देखिए इसका जो प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक है, उसके बाद है यूपी में प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक, उसके बाद यूपी में। जबकि अगर लार्जेस्ट एरिया में बात करें, लार्जेस्ट एरिया जो यूज किया जाता है राइस के लिए वो है हरियाणा। हरियाणा के बाद है पंजाब, सॉरी हरियाणा के बाद है यूपी, और उसके बाद है पंजाब। ये लार्जेस्ट एरिया कवर करता है, जबकि प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में और उसके बाद यूपी में सबसे ज्यादा है। अब राइस से कुछ कुछ डिजीज भी होता है, जैसे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये डिजीज का नाम है जो राइस से या पैडी से होता है। उसके बाद है ब्लास्ट डिजीज। इन दो डिजीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये राइस से होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आइए सॉरी वीट यानी कि गेहूं पे। तो ये राबी क्रॉप्स है। ये कौन सा क्रॉप्स हो गया, राबी क्रॉप्स। इसका जो क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट है टेम्परेट वाला क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट इसको चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। उसके बाद है देखिए, प्रोड्यूसर तो सेकेंड लार्जेस्ट है, लेकिन बात यह है कि लेस देन 1% ही एक्सपोर्ट करता है। तो ये हमारा इंडिया में बेसिकली राइस का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो एक्सपोर्ट है बहुत ज्यादा नहीं किया जाता, लेस देन 1%। जबकि अगर बात करें कि प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, उसके बाद पंजाब हो गया, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा ये प्रोडक्शन है।
जबकि राइस में वेस्ट बंगाल और यूपी, ये याद रखना है। अब देखिए ये लिख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 1 मिनट। रशिया और यूक्रेन जो है, रशिया और यूक्रेन ये वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है व्हीट का, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबली सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद देखिए इसका टेम्परेचर तो हो गया, टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए। अब जूट पे आइए, जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है, गोल्डन फाइबर। 1 मिनट, गोल्डन फाइबर जूट को बोला जाता है। इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जबकि बांग्लादेश जो है वो 70%, 75% जो है बांग्लादेश, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली, ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश। जबकि इंडिया केवल 7% ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है, जबकि प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट, और एक्सपोर्ट कितना करता है, केवल 7% ग्लोबल, ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद देखिए ये जो जूट है ये टोटली बायोडिग्रेडेबल है, टोटली बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद है ये जो है कोई भी टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, नो टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस, ये याद रखिएगा। टोटली बायोडिग्रेडेबल है, नो टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस करेगा, जूट इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है राइस, सॉरी ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कुछ कुछ जो छूट गया था। अब देखिए वेस्ट बंगाल जो है सबसे अधिक प्रोडक्शन किया करता है, उसके बाद हो गया असम, और उसके बाद हो जाएगा बिहार। ये 3 स्टेट याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार। 99% जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में ये इन्हीं 3 स्टेट से होता है जूट का। ये टोटली बायोडिग्रेडेबल है, टोटली बायोडिग्रेडेबल है, डज नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक गैस while burning, डज नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक गैस एट बर्निंग। अगर इसको बर्न करते हैं तो कोई टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस नहीं होता, टोटली बायोडिग्रेडेबल है, ये आप इंपोर्टेंट है, टोटली बायोडिग्रेडेबल और नॉन टॉक्सिक है। वेस्ट बंगाल नंबर 1, असम और बिहार 99% जो प्रोडक्शन है ये इन्हीं 3 स्टेट से होता है। इन सब के बारे में बात हो गया है। अब देखिए कॉटन पे, ये कॉटन जो है, अब कॉटन देखिए, कॉटन तो सबसे पहले ये रखिए कि कॉटन है खारिफ क्रॉप, खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स के बाद ये याद रखिए कि ये जो है ये ब्लैक सॉइल पे काम करता है, ब्लैक सॉइल जहां होगा वहां कॉटन उगाया जा सकता है। सेकेंड है कि इसके लिए वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब है कि स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए, रनिंग वाटर होना चाहिए। स्टैंडिंग वाटर इसको क्या करेगा, हार्म है, बैड है। नेक्स्ट आइए, ये मॉडरेट टेम्परेचर ही सस्टेन कर पाएगा, मॉडरेट टेम्परेचर इसमें चाहिए। उसके बाद जो रेनफॉल है, रेनफॉल है वो भी मॉडरेट ही होना चाहिए। इसके साथ आप ये याद रखिएगा कि स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो 90%, जो 96% जो है टोटल कॉटन, वो इंडिया का बीटी कॉटन है, केवल बीटी कॉटन। एक सेकेंड अच्छा से लिख दे रहा हूँ, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन 96%
यही है इंडिया में, इसी का प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखिए वर्ल्ड लेवल पे जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो है सेकेंड नंबर पे प्रोडक्शन। अभी हम कॉटन की बात करते हैं, कॉफी के नहीं। सेकेंड प्रोडक्शन है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन इंडिया, और जो कंज्यूमर है फर्स्ट है। कंज्यूमर फर्स्ट है जबकि प्रोडक्शन जो है वो सेकेंड करता है। ये है इंडिया द्वारा कंज्यूम किया गया, फर्स्ट कंज्यूमर है इंडिया कॉटन का। अब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है तो गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र कॉटन का, गुजरात और महाराष्ट्र। ब्लैक सॉइल होना चाहिए, ब्लैक सॉइल होना चाहिए। सॉइल वाला लेक्चर आप देख ही लीजिएगा, बहुत ही अच्छा से बनाया गया। अब तो हो ही, अब तो हाँ स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, बस इतना। इसके बाद देखिए, इसके बाद है कॉफी। कॉफी, ये कॉफी जो है इसमें चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड क्लाइमेट। उसके बाद स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए स्टैंडिंग वाटर। उसके बाद है रेनफॉल जो है ये लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए कॉफी के लिए, और स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है जो इंडिया है सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देखिए इसके लिए स्लोप होना चाहिए, कॉफी उत्पादन के लिए जहाँ पे उत्पादन होगा वहां पे स्लोप ढाल बना होना चाहिए, ताकि जो स्टैंडिंग वाटर है ये नहीं हो। सेम कंसेप्ट टी में भी अप्लाई होगा, इसमें भी स्लोप चाहिए, स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। अब टी पे आइए, टी, टी देखिए इंडिया में असम जो है 50% असम में ही होता है टी का उत्पादन, और बाद बाकी दूसरे स्टेट में होता है, लेकिन असम जो है 50% उत्पादन करता है केला। टॉप थर्ड एक्सपोर्टर है इंडिया। उसके बाद स्लोप होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, रेनफॉल 250 सेंटीमीटर इसमें भी होना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। ऑयल सीड्स के बारे में बात करते हैं अब। ऑयल सीड्स, देखिए ऑयल सीड्स जो है इंडिया जो है फर्स्ट इंपोर्टर है, प्रोड्यूसर में फोर्थ नंबर पे, जबकि इंपोर्टर है फर्स्ट। सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, कंज्यूमर है सेकेंड लार्जेस्ट। अब देखिए खारिफ और राबी इसमें दो भाग में बांटा गया है। खारिफ में है ग्राउंड नट, जबकि राबी में है मस्टर्ड, रैपसीड। देखिए ग्राउंड नट है, इसको लेगुमिनियस वाला क्वालिटी बोला जाता है। ये क्या क्वालिटी है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्वालिटी है। नाइट्रोजन जब फिक्सेशन करता है तो फर्टिलिटी इंक्रीज कर देता है, ह्यूमस बढ़ा देता है। ये क्रॉप रोटेशन में भी हेल्पफुल है ग्राउंड नट। उसके बाद सोयाबीन है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सिसामे हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब बेसिकली ये जो क्रॉप्स है ये क्रॉप रोटेशन के लिए सहयोग करता है इंडिया में। सोयाबीन भी हो गया, ये सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब राबी में आइए, राबी में मस्टर्ड ऑयल हो गया, रैपसीड हो गया, ये हो गया खारिफ, और ये हो गया राबी। पल्सेज में देखिए, पल्सेज में राबी और खारिफ, तो राबी कौन सा, ग्राम हो गया, लेंटिल्स हो गया। खारिफ में है मूंग, उड़द, अरहर और तूल। अब कंजम्पशन के हिसाब से बात करें तो पाम ऑयल जो है इसका कंजम्पशन सबसे ज्यादा, उसके बाद सोयाबीन ऑयल, थर्ड नंबर पे है मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद सनफ्लावर। ये पूछा गया, ये इंपोर्टेंट है, ये PYQ है। पाम ऑयल क्या है सबसे ज्यादा कंजम्पशन। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि अगर बात करें कि वाटर वेस्टेज कम हो रहा है या वाटर का रिक्वायरमेंट जो है वो कम है, तो इसको बोलेंगे कि ये सस्टेनेबल है। मॉइस्चर अगर अच्छा है कोई खेती करने से, क्रॉप्स उगाने से, जहाँ पे मॉइस्चर उसका अच्छा है, तो बोलेंगे कि ये क्रॉप्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए अच्छा है।
सॉइल का फर्टिलिटी अगर अच्छा है क्रॉप्स को उगाने से तो ये भी सस्टेनेबल है। वीड्स जो है वेस्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड का उपयोग कम करना पड़ रहा, लेस अमाउंट में करना पड़ रहा, तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एक है एरेशन। एरेशन अच्छा होना चाहिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे आइए एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि जो क्रॉप्स और ट्रीज दोनों के बारे में बात हो उसको बोलेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। बेसिकली क्या होता है, फॉरेस्ट वाला रीजन में कहीं कहीं क्या किया जाता है, क्रॉप्स भी उगाया जाता है, तो उस रीजन को बोला जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। अब सस्टेनेबल प्रैक्टिस में हम मल्चिंग तो बात कर लिया कि ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। बेसिकली हम बात किए थे कि ये हमारा जो लैंड है जहाँ पे हम क्रॉप उगाते हैं, तो यहाँ पे घास भूसा या सूखा पत्ता इसको डाल के इसमें पानी डाला जाता है, तो ये मल्चिंग वाला कवर पैटर्न क्रिएट कर लेता है। तो ये ह्यूमस को बढ़ा देता है, साथ में जो फर्टिलिटी है ये भी इंक्रीज हो जाता है। कवरिंग द टॉप लेवल ऑफ सॉइल विद द ह्यूमस विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल स्ट्रेटा। अब जीरो टिलेज देखिए। जीरो टिलेज से पहले टिलेज समझिए, यानी कि हिंदी है इसका खुदाई, जो जुताई बोलता है, जुताई। टिलेज में क्या किया जाता है, सॉइल को डिस्टर्ब किया जाता है, सॉइल को जुताई किया जाता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि वीड्स का रिमूवल हो जाता है, पेस्ट रिमूवल हो जाता है। निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हानिकारक है, ग्रीन हाउस गैस रिलीज करता है ये। सॉइल का जो टिलेज करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है। अब यहाँ पे आइए, इफ डीप टिलेज, अगर खुदाई जो है वो अगर अंदर तक कर दिए तो CO2 का इमिशन होने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर में ह्यूमस कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो CO2 का रिलीज हो जाता है। तो CO2 बेसिकली क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसी का सॉल्यूशन को निकालने के लिए बात किया जाता है जीरो टिलेज या कंजर्वेशन टिलेज। बेसिकली ये जो कंजर्वेशन टिलेज या जीरो टिलेज है, इसमें ऊपर ऊपर से या तो नहीं, या तो ह्यूमस जैसे कि मल्चिंग वाला हो गया, या तो बहुत कम टिलेज करके इसमें काम किया जाता है। तो इसमें फर्टिलिटी अच्छा रहता है, ह्यूमस भी अच्छा रहता है, वेस्टिसाइड कॉस्ट इसमें हाई हो जाता है, जबकि वीडिसाइड कॉस्ट यानी कि जो बीज का कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाता है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था टिलेज का, सॉइल का फर्टिलिटी डाउन कर दे रहा था, ह्यूमस इसमें डाउन हो रहा था। वर्टिकल फार्मिंग बेसिकली क्या है, देखिए वर्टिकल फार्मिंग में सॉइल में खेती नहीं किया जाता, सॉइललेस फार्मिंग होता है। इसमें क्या किया जाता है, वाटर में ही क्रॉप्स को उगाया जाता है। बेसिकली ये पाइप द्वारा क्या किया जाएगा, ये वाटर इसमें सप्लाई होगा और वाटर में ही मिनरल्स, फर्टिलिटी वाटर में क्या करेगा, मिनरल्स प्रेजेंट कर देगा और इसमें बीज डाल देगा। इससे टाइम टू टाइम क्या होगा, इसमें क्रॉप्स का फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको इसमें कोई सॉइल का यूज नहीं है। बहुत कम एरिया में, यानी कि जो शहर सब में होता है, कि इसको छत पे भी किया जा सकता है। वीड्स पेस्टिसाइड इसमें बहुत कम होगा क्योंकि सॉइल नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट सिटी में ही होगा, तो सिटी से डायरेक्ट बेचने की सुविधा होगा। एरिया भी कम होगा क्योंकि छत पे ही किया जा सकता है, तो इसको वर्टिकल फार्मिंग बोला जाता है। पाइप द्वारा या प्लास्टिक द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ये भी सस्टेनेबल यूज का ही किया जाएगा इसमें।